रीबर्थ ऑफ माई क्रिमिनल लवर एपिसोड 11। सर प्लीज हम आपके साथ रहने दीजिए ना, माँ कसम हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, बल्कि हमारे होते हुए पुलिस आप तक नहीं पूछ पाएगी। रिया की बात सुनकर एक लड़का आगे आकर रियान से बोला हाथ जोड़कर। हाँ सर, और वैसे भी अब पुलिस हमारी तलाश कर रही होगी, हर जगह तो घर जाएंगे तो पुलिस हम पकड़ ही लेगी, जिससे अच्छा है कि हम आपका साथ दे इस लड़ाई में। दूसरा लड़का बोला, सर मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मुझे अपनी बहन मानेंगे, और मैं साथ हमेशा देना चाहती हूँ। एक लड़की आगे आकर बोली रियान को देखकर। रियान उस लड़की की बात मुस्कुराकर वापस नीचे आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया है तो हाँ मैं तेरा भाई हूँ। हम भी। सभी लड़के एक साथ बोले, जिसे देख वो लड़की मुस्कुराकर रियान के सीने से लग जाती है। ये देख रियान उसके सिर पर हाथ रख देता है तो उसे खुशबू की याद आती है। रियान मन में बोला, पूजा जी मेरे साथ हुआ उसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत देना, पता नहीं कैसे होगी वो। इतना बोल वो गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर खुशबू एक कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठी थी और उसके आंखों में नमी थी। वो बार बार एयरपोर्ट के एंट्री डोर की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसका भाई एक बार तो उससे मिलने आएगा उसके जाने से पहले। तभी वहां विक्रम आ जाता है। चलो वाइफ, हमारे टिकट कन्फर्म हो गए हैं। खुशबू हाँ में सिर हिलाकर खड़ी हो जाती है और आखिरी बार वहां देखती है और फिर अपना सिर नीचे करके अपने आंखों से आंसू साफ करके लेती है। विक्रम ये देख उसके कंधे पर हाथ रख उसे खुद से चिपका कर बोला, उदास होकर मत जाओ, तुम्हारा भाई ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी लाइफ इतने अच्छे पालों में उदास रहो, इसलिए खुश रहो, हम वापस आकर उनसे मिलेंगे, ओके। समीर की बात सुनकर खुशबू हाँ में सिर हिला देती है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा कर चले जाते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने और अपने प्यार को बढ़ाने के लिए। थोड़ी देर बाद प्लेन हवा में उड़ाने भरता है। सिंह विला। पूजा वापस आती है तो सुषमा जी किचन में खाना बना रही थी और राजीव जी कुछ नौकरों की मदद से घर सजा रहे थे, थोड़ा सा ताकि शादी का माहौल लगे। क्या आपके पास पैसे की कमी है? पूजा की बात सुनकर राजीव जी कंफ्यूज होकर उसे देखते हैं और सुषमा जी भी गैस बंद करके किचन से बाहर आ जाती है। पूजा राजीव जी को देख जा रही थी और इंतजार कर रही थी उनके जवाब का। नहीं तो राजीव थोड़े डरे हुए बोले, उन्हें लग रहा था कि पूजा फिर से मना तो नहीं करने वाली शादी की। अच्छा तो आपके पास कितना पैसा है, मतलब क्या आप में ताकत है पूरे मुंबई शहर को बताने की आपकी बेटी की शादी है और खबर हर घर में इंसान तक पहुंचनी चाहिए, कोई कोना नहीं बचना चाहिए। पूजा की बात सुनकर राजीव जी और सुषमा जी एक दूसरे को देखते हैं। वे लोग अभी भी हैरान थे तो पूजा हल्का मुस्कुराकर सोफे पर बैठकर बोली, चिंता मत करो, मैं शादी न करने को नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ मेरी शादी इसी हो कि पूरा शहर देखता रह जाए। आप बात करो अपने मिस्टर ओबरॉय से कि क्या उनमें ताकत है इसी शादी कराने की, क्योंकि अगर ये छोटी मोटी शादी होगी जिसमें कोई नहीं आएगा और किसी को पता नहीं चलेगा तो मैं तो नहीं करने वाली। मुझे बहुत से बहुत बड़ी शादी चाहिए कि पूरे मुंबई शहर की नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरी शादी पर हो, जैसे लाइव क्रिकेट मैच आता है वैसे ही लाइव शादी हो। बोलो क्या आप में और मिस्टर ओबरॉय में इतनी ताकत है? तभी मैं शादी करूंगी, वरना नहीं। जाओ बात करो मिस्टर ओबरॉय से। पूजा राजीव का शौक चेहरा देखकर बोली और फिर मुस्कुराकर सीढ़ियों से अपने रूम में जाते हुए बोली, तभी मैं दुल्हन बनेंगी, वरना नहीं, मुझे बड़ी शादी चाहिए, लाइव, वो भी। पूजा ये सब बोलते हुए चली जाती है और राजीव जी और सुषमा शौक में उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। उसे ये लड़की क्या बोल गई, क्या इस अब ये शादी नहीं करनी इसलिए ऐसा बोल कर गई है? सुषमा जी परेशान होकर बोली। राजीव जी परेशान होकर मिस्टर ओबरॉय को कॉल करते हुए बोले, मुझे पता था ये लड़की ऐसा कुछ करेगी ताकि शादी नहीं हो, अब 2 घंटे में ऐसा कैसे होगा? कॉल रिसीव होने के बाद राजीव जी पूजा की सारी बात मिस्टर ओबरॉय को बताकर बोले, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, लेकिन मेरी बेटी पागल हो गई है, उसे पता है ये अब नहीं होगा, इसी तरह के लिए महीनों की तैयारी करनी होती शादी की, अब 2 घंटे में ऐसा नहीं हो पाएगा और शादी कैंसिल हो जाएंगी। जिसे सुनकर 1 मिनट तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। फिर हल्के हंसने की आवाज के बाद मिस्टर ओबरॉय बोले, लगता है तुम्हारी बेटी को मेरी पावर का थोड़ा भी अंदाजा नहीं है मिस्टर राजीव, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, अब देखो तुम, मेरे लिए 2 घंटे बहुत है ये सब करने के लिए। इतना बोल वे कॉल काट देते हैं और राजीव जी कंफ्यूज होकर अपने फोन को देखने लगते हैं। क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया क्या शादी से? अब सुषमा जी अपने पति का चेहरा देखकर बोली। तो राजीव जी बोले, पता नहीं, वे बस इतना बोले कि अपन बस देखें, लेकिन क्या? राजीव जी कंफ्यूज होकर बोले और उनकी बात सुनकर सुषमा जी सोच में पड़ जाती है और फिर कुछ सोचकर वे टीवी का रिमोट उठाकर टीवी चालू कर देती है।
हाँ, आप लोगों ने सही सुना दोस्तों, पहली बार ऐसी शादी होने जा रही है जिसकी तैयारी केवल 2 घंटे में होगी और ये शादी बहुत बड़ी और विशाल होने वाली है जिसे आपने कभी नहीं देखा और ना सुना होगा। बने रहिए हमारे साथ इस खबर के साथ। एक लेडी इनकार बोली टीवी पर, जिसे सुनकर राजीव की और सुषमा जी एक दूसरे को देखते हैं। राजीव जो कुछ सोचकर दूसरा चैनल लगा देते हैं। हाँ, बस कुछ देर में हम लोग लाइव आपको बातेंगे इस शादी की तैयारी जो केवल 2 घंटे में होगी और पूरा मुंबई शहर दुल्हन की तरह सज जाएगा। केवल 2 घंटे हमारे साथ बने रहे, एक आदमी बोला। तीसरे चैनल पर भी यही खबर चल रही थी, हर जगह यही खबर चालू हो गई कि बड़ी शादी होने वाली है और 2 घंटे में पूरी मुंबई शहर दुल्हन बन जाएगा। ये तो बहुत खतरनाक निकले। अरे 2 मिनट में ये खबर पूरी मुंबई में फैल गई। तभी डोर पर एक आदमी की आवाज आई, हाँ ये सामान वो रखो जल्दी जल्दी। उसके ऐसा बोलते ही लाइट का सजा बट का सामना लेकर कुछ लोग अंदर आ रहे थे। राजीव जी और सुषमा जी बस शौक होकर देखते रह जाते हैं। सर, क्या आपकी बेटी की शादी होने की तैयारी होने वाली है 2 घंटे में? एक रिपोर्टर और कैमरामैन कैमरा लेकर राजीव जी और सुषमा जी के मुंह के आगे माइक करके बोले। राजीव जी और सुषमा जी हाँ में सिर हिला देते हैं बस। हाँ, तो हमारी खबर सही थी। मिस्टर राजीव सिंह की बेटी की शादी होने वाली है आज रात को, जिसकी तैयार शुरू हो गई है और अभी केवल 5 मिनट हुए हैं जिसमें जब ही सारी तैयारी हो गई। बाहर गार्डन में मंडप लग गया है, बाहर की सारी लाइट होने के बाद अब देखो घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मुझे लगता है कि घर में केवल 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। देखो आदमी कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, वो लेडी रिपोर्टर बोले जा रही थी। और टीवी में एक कमरे में ये बता रहे थे, बाकी शहर के हर कोने में अलग अलग जगह ऐसा माहौल था और वहां भी सारे रिपोर्टर मौजूद थे और वे बता रहे थे कितना कम टाइम में सजा दिया गया है। यहां से बारात आएगी तो देखो नीचे रेड कारपेट बिछा दिया गया है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई की शादी हो और कोई बड़ा शहर से उसे सजाया जा रहा हो। पूजा अपने रूम में मुस्कुराकर ये सारी खबर फोन पर देख रही थी। तभी उसके फोन पर कमिश्नर सर का कॉल आता है तो पूजा कॉल रिसीव करके बोली, हाँ सर, मैंने अपना काम कर दिया। अब आप देखो कि आप में कितनी ताकत है। मुंबई पुलिस जगह जगह कोने कोने पर और खास करके मेरे घर के आसपास घर में होनी चाहिए। वो जरूर आएगा ये शादी रोकने के लिए। पूजा, तुम इतने विश्वास से कैसे बोल सकती हो तो कि मास्क मैन आएगा तुम्हारी शादी रोकने के लिए? दूसरी तरफ से कमिश्नर सर बोले तो पूजा गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है हद से ज्यादा। शुरू में मैंने की थी पर अब उसे है, और मेरा भरोसा करो, आप बस वो करो जैसे मैंने आपको बताया था। पर ध्यान रहे मेरे घर के अंदर पुलिस वाले बिना वर्दी के होना चाहिए। ओके पूजा, ऐसा ही होगा, पर मुझे वो मास्क मैन यानी रियान चाहिए, किसी भी कीमत में, जिंदा या मुर्दा। कमिश्नर सर बोले तो पूजा थोड़े कड़क आवाज में बोली, मुर्दा। अब आपने इसी गलती की ना तो याद रखना सर, मैं खुद उसके साथ हो जाऊंगी, फिर देखना आपकी और सीएम सर का क्या हाल होता है। सॉरी पूजा, वो मुंह से निकल गया, उसे कोई गोली नहीं मरेगा, मेरा वादा है तुमसे। इतना बोल कमिश्नर सर कॉल काट देते हैं और उनके सामने बैठा इंसान पैसे की मोटी रकम उनके टेबल पर रख कर बोला, लो सीएम सर का ऑर्डर है उसे देखकर गोली मारने का। जिसे सुनकर कमिश्नर सत्यपाल जल्दी से पैसे लेकर बोले, हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो और सीएम सर से कहना कि ऐसा ही होगा। अभी बार उसे देखकर गोली मारने का ऑर्डर दिया है मैंने सभी पुलिस वाले को। ठीक है, फिर उम्मीद है इस बार हमारे सर के कानों में मास्क मैन की मौत की खबर आएगी। वो आदमी खड़ा होकर बोला तो कमिश्नर सत्यपाल भी खड़े होकर हाँ में सिर हिलाकर बोले, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आज रात मास्क मैन की आखिरी रात होगी। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है ऑफिस से और उसके जाने के बाद कमिश्नर सत्यपाल अपने हाथ में लिए नोटों की गड्डी की खुशबू सूंघकर बोले, पैसा बहुत कामिनी चीज है, जैसे पास नहीं है वो भी परेशान और जिसके पास है वो और ज्यादा इस चाहता है मेरी तरह। इतना बोल वे वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराकर अपना फोन उठाकर सभी पुलिस चौकी में ऑर्डर दे देता है कि पूरे शहर और पूजा के घर के आसपास भी और मास्क मैन आए तो उसे देखकर गोली मार देना। और ध्यान रहे वो रियान है, उसकी तस्वीर भी हर पुलिस वाले के पास होना चाहिए और मुझे किसी भी कीमत में उसकी मौत की खबर चाहिए बस। इतना बोल कमिश्नर सत्यपाल फोन काट देते हैं और फिर गुस्से में बोले, इस बार तू नहीं बचेगा मास्क मैन, मेरे इस जाल से बहुत परेशान कर लिया तूने। पुरानी बिल्डिंग घर के हॉल में सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे और सामने टीवी में ये न्यूज चल रही थी कि राजीव सिंह की बेटी पूजा की शादी के लिए पूरी मुंबई शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सभी लोग ये न्यूज देखकर एक दूसरे को देख रहे थे। रिया गुस्से में बोली, ये लड़की कितनी खराब है यार, 2 दिन में इस दूसरा हस्बैंड चाहिए।
हाँ यार भाभी ये गलत कर रही है, अगर इनकी शादी भाई से हुए है तो ये कैसे किसी और शादी कर सकती है। वो लड़की जिसने रियान को भाई बोला था वो बोली, काजल तू चुप रहे, अब ये तेरी भाभी नहीं है रियान, और इसका रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब इसने रियान को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद किया था। रिया की बात सुनकर सभी एक साथ हाँ में सिर हिला देते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे मास्क मैन के पास सुंदर लड़कियों की कमी है जो इसी औरत से अब प्यार करेंगे। रिया की दोस्त बुरा सा मुंह बनाकर बोली, लेकिन मेकिन कुछ नहीं काजल, आज से तुम इस भाभी मत बोलना, अरे वो किसी और शादी कर रही है तो कैसी भाभी तुम्हारी। रिया काजल को हाथ दिखाकर साफ मना करके बोली और उसकी बात सुनकर फिर काजल कुछ नहीं बोलती है। पर मुझे लगता है कि काजल सही बोल रही है, हमें इस बारे में एक बार सर से बात करनी चाहिए कि उनका क्या फैसला है, अगर सर चाहिए तो तुम इस लड़की को मंडप से उठा लाएंगे। काजल के पास बैठा लड़का बोला जो शायद उससे प्यार करता था। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मास्क मैन के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये सब बातें छोड़ो और टीवी बंद करो। रिया गुस्से में टीवी के रिमोट से उसे बंद करके खड़े होकर बोली और फिर पलटकर सीढ़ियों की तरफ जाती है। रिया की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तभी उन्हें रिया रुकी हुई नजर आई और उसके नजरों का पीछा किया तो रियान सीढ़ी पर खड़ा था, जिसे देख सभी लोग सोफे से खड़े हो जाते हैं। लगता है भाई ने सुन लिया और देख लिया सब कुछ, काजल बोली तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। रिया रियान को देखकर बोली, तुम्हारा क्या फैसला है रियान, क्या तुम उसकी शादी रोकने जाओगे। रिया हिम्मत करके बोली और उसकी बात सुनकर सभी लोग रियान को देखते हैं जो अपनी सोच से बाहर आकर धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों से नीचे आता है और सभी के पास आकर बोला, पूजा ये जाल में पकड़ने के लिए बिछा रही है। जिसे सुनकर सभी रोक रहे जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब भाभी शादी नहीं करेगी, काजल खुश होकर बोली, लेकिन रिया के घूरने पर वो अपनी मुस्कान को छुपा लेती है। रियान हाँ में सिर हिलाकर सोफे पर बैठकर बोला, हाँ जहां तक मैं जानता हूं उसे पूरा विश्वास है कि ये शादी नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर, और इसीलिए उसने ऐसा प्लान किया है कि जब मैं ये शादी तोड़ने जाऊं तब वो मुझे फिर से गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपनी ड्यूटी और कानून है। वो चाहती है कि मुझे कोर्ट सजा दे। रियान की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखते हैं। फिर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वहां रियान। रिया आगे आकर बोली, हाँ भाई भाभी आपको पकड़ने के लिए ऐसा कर रही है तो मत जाओ प्लीज। काजल परेशान होकर रियान के पास आकर बोली, हाँ सर मत जाओ। काजल के साथ बाला लटका विक्की बोला। फिर सभी रियान को जाने से मना करते हैं तो रियान सभी को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करके बोला, ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की पर्सनल लड़ाई है और मुझे मेरी वाइफ ने चुनौती दी है कि दम है तो शादी रोक कर दिखाए उसके हाथ आए बिना। रियान मुस्कुराकर बोला और टीवी चालू करके पूजा का घर पर क्या हो रहा हर लाइव देखने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तो सर आपने क्या सोचा है, आप जाएंगे या नहीं, एक लड़का बोला और उसकी बात सुनकर सभी लोग रियान को देखने लगते हैं जो सामने टीवी में न्यूज चैनल में को न्यूज चल रही थी उसे देखे जा रहा था। 2 घंटे पूरे हो गए दोस्तों और आप हमारे सारे कैमरे से देख सकते हैं कि पूरा मुंबई शहर सजा दिया गया है, शिव विला से लेकर ओबरॉय विला तक, जहां से अब कुछ देर में बारात निकलने वाली है। लेडी एंकर बोली, ये बहुत अजीब है कि भाभी जी ने ऐसी शर्त रखी है कि शादी तब होगी जब 2 घंटे में पूरा मुंबई शहर को इस तरह दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। एक लड़का बोला, हाँ भाभी ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया सर, के लिए देखो हर जगह पुलिस लगी है। दूसरा लड़का बोला, पर ये सभी पुलिस वाले अपने फोन में क्या देखकर आसपास देख रहे हैं। एक लड़की कंफ्यूज होकर बोली तो रिया की दोस्त बोली, पागल उनके पास सर का फोटो है और वे आसपास के लोगों देखकर चेक कर रहे हैं कि कहीं रियान सर तो नहीं है। बिल्कुल, और वो देखो भाभी के घर वाले कैमरे से उनके घर के बाहर कितनी पुलिस लगी हुई है, लेकिन अंदर पुलिस नहीं है घर के। विक्की बोला तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। मतलब अगर भाई जाना चाहिए तो उन्हें सिर्फ बाहर ही प्रॉब्लम आएगी, अंदर नहीं। काजल बोली सोचकर, लेकिन अदन तक पहुंच पाना मुश्किल है। विक्की बोला, जिसे सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं तो रिया चिढ़ते हुए बोली, अरे लेकिन जाना ही क्यों है यार, मौत के मुंह में हाथ डालने के लिए, और अगर वो लड़की शादी नहीं करना चाहती तब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए मास्क मैन को। इतना बोल वो रियान को देखती है। रियान सभी की बात सुनकर बोला, घर के अदन भी पुलिस वाले हैं, बस उन्होंने वर्दी नहीं पहनी। जिसे सुनकर सभी लोग पूजा के घर की तरफ देखते हैं, जहां मेहमानों के बीच कुछ लोग इसे भी थे जो अपने फोन में देखकर आसपास देख रहे थे, पर वे तैयार होकर इसे आए थे जैसे कि असली मेहमान हो। ओएमजी फ्लश्ड भाभी ने पूरी तैयारी की है भाई को फंसाने की।
काजल अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी सी बोली, मुझे शुरू से पता था कि ये लड़की रियान से प्यार नहीं करती, बस इस अपनी पुलिस की ड्यूटी से मतलब है और ये उसे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। रियान मेरी मानो तो गलती से भी इसी गलती मत करना, अभी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है। रिया परेशान होकर रियान को देख बोली, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जाएगा ही। जिसे सुनकर रियान सभी को देख बोला, जैसा मैंने पहले बोला था कि ये मेरी लड़ाई है तो और किसी को अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहिए, और मेरी वाइफ और मेरे बीच जो वॉर चल रही है तो मुझे जाना तो होगा, और अगर उन्होंने मेरे प्यार को चैलेंज किया है कि अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो आकर दिखाऊं तो फिर जाना तो होगा ही। रियान खड़ा होकर बोला और उसकी बात सभी लोग भी खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे भाई, काजल रियान का हाथ पकड़कर बोली। हाँ सर, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम लोग भी साथ जाएंगे आपके साथ में, बिक्की बोला। रियान एक बार और सोच लो, ये सब जरूरी नहीं है यार, तुम्हें अपनी वाइफ के खूनियों को मारकर बदला लेना है। रिया सीरियस होकर रियान को देखकर बोली, उसे ये सब सही नहीं लग रहा था। जिसे सुनकर रियान गहरी सांस लेकर बोला, वो तो लेना ही है मुझे, और उन लोगों को मरने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन अभी मुझे जाना है अपनी वाइफ को ये देखना कि उसके प्यार की तरह मेरा प्यार झूठा या कमजोर नहीं है। लेकिन तुम जाओगे कैसे यार? रिया परेशान होकर बोली। रियान की बात सुनकर उसे पता था ये आदमी नहीं मानेगा। तुम लोग मेरी बारात में चलना चाहोगे? रियान की बात सुनकर सभी हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब भाई आपकी बारात कैसे? काजल बोली तो रियान मुस्कुराकर बोला, तेरी भाभी की शादी में भला कोई और दुल्हा मनकर बारात लेकर कैसे आ सकता है? जिसे सुनकर केवल रिया खुश होती है, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर रियान का प्लान क्या है। सिंह विला घर के हॉल में एक लड़की के मार में देखकर बोली, दोस्तों अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ उस खुशबू लड़की से जिसके लिए ये सब किया गया है। वो कौन है और कैसी देखती है, जिसने शादी के लिए इसी शर्त रख दी थी कि 2 घंटे में पूरी मुंबई दुल्हन की तरह तैयार हो जाएगी और सभी मुंबई वाले इस शादी को लाइव देखे पाएंगे। तो अब और ज्यादा समझ टाइम खराब नहीं करते हुए मैं आप सभी उस रूम में लेकर चल रही हूँ। इतना बोल वो अपने पीछे कैमरामैन को आने को बोलकर सीढ़ियों से पूजा के रूम की तरफ जाने लगती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है जी, मतलब इतना भी लाइव क्या दिखना कि शादी से पहले हो दुल्हन को सभी लोग देख ले। सोफे तैयार होकर बैठी सुषमा जी बोली बुरा सा मुंह बनाकर। हाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब किया हुआ तुम्हारी बेटी का है, मैं तो चुपचाप उसकी शादी विनोद से करा देता, लेकिन तुम्हारी बेटी में पता नहीं कभी कभी कौन सा भूत आ जाता है कि वो ऐसा कुछ करती है जिससे सभी शौक रह जाते। और आखिर उसने मिस्टर ओबरॉय को चैलेंज दिया था कि दम है तो ऐसी शादी कराए, और मिस्टर ओबरॉय ने देखो ये कर दिया 2 घंटे में कि पूरा शहर क्या पूरी दुनिया हमारी बेटी की शादी लाइव देख पा रहे होंगे। राजीव जी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ सही कहा आपने, ये लड़की को मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ, माँ होकर तो भला आप क्या समझो कि ये अब कौन सा कांड क्यों करती है। सुषमा जी भी गहरी सांस लेकर बोली, उन दोनों कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, उन ऐसा लग रहा था कि उनका घर किसी 5 स्टार होटल हो जहां सभी चीज की व्यवस्था कर दी। मिस्टर ओबरॉय ने लोगों हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए ड्रिंक पी रहे थे। सच में ओबरॉय के आगे सब फेल है। पूजा के रूम में वो लेडी रिपोर्टर पूजा के रूम का डोर खोलकर बोली, आओ तो मिलते हैं उस राजकुमारी से जिसके लिए ये सब हो रहा है। इतना बोल वो अंदर आती अपने हाथ में माइक लेकर। पूजा दुल्हन के कपड़े पहने हुए बैठी थी बेड पर और 2 लड़की नीचे बैठकर उसके हाथों की मेहंदी सुखा रही थी, उसका हाथ पकड़कर एक मशीन के मदद से। हेलो मैडम, क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? वो लेडी रिपोर्टर पूजा के आगे माइक करके बोली तो पूजा जो अंदर ही अंदर चीड़ रही थी, इन सब से उसे ये सब नहीं पसंद था यार, और उस ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। नहीं पूछ सकती, पूजा साफ मान करके बोली तो वो लड़की का मुंह छोटा सा हो जाता है। रियान मुस्करा देता है। मैं टीवी में पूजा के परेशान चेहरे से समझ रहा था उसकी हालत इस समय। रियान की मुस्कान देख काजल मुस्करा कर बोली, भाभी लगता है गुस्सा है बहुत। वो इसी ही है गुस्से में, उसने क्या किया उसे ही नहीं पता होता है। ओबरॉय विला विनोद बेटे हो गए तुम तैयार? मिस्टर ओबरॉय विनोद के रूम में आकर बोले। विनोद जो दूल्हा बनकर तैयार खड़ा था और अपने फोन में लाइव पूजा को देख देख रहा था, वो मुस्करा कर पलटकर अपने पिता को देखकर उनके पास आकर बोला, थैंक्स डैड, मेरी पूजा को मनाने के लिए देखो वो कितनी प्यारी लग रही है। विनोद अपने फोन में पूजा को देखाकर बोला, जिससे वो लेडी रिपोर्टर बात कर रही थी। पूजा बस हल्का सा मुस्कुराकर रही थी, बाकी वो लेडी रिपोर्टर खुद ही अपने मन से बोले जा रही थी कि पूजा विनोद से बहुत प्यार करती है और पूजा
को बड़ी शादी चाहिए, इसलिए उसने ऐसी शर्त रख दी थी। और पूजा एक पुलिस वाली भी है, कुछ सच कुछ झूठ बोले जा रही थी। पूजा उसे नहीं रोक रही थी क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब से, उसे तो बस उसका इंतजार था किसके लिए उसने ये सब प्लान किया है कि वो कब आएगा और आएगा भी या नहीं। पूजा को ये भी देखना था क्या रियान उससे प्यार करता है। इतने दिन वे लोग साथ रहे हैं, क्या उसके दिल उसके लिए प्यार बना या उसे बस अपनी उस मरी हुई वाइफ की चिंता है और उसके लिए वो जी रहा है। अगर रियान आज रात नहीं आया तो वे दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और वो शायद विनोद से शादी भी कर लेगी पर खुद को चोट नहीं पहुंचाएगी। जैसे अगर पहले ऐसा होता तो वो खुद को खत्म कर लेती रियान के प्यार के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो विनोद से शादी भी कर सकती है, फिर चाहे जो भी हो, और रियान को ढूंढकर उसे मौत भी देगी जैसे वो अभी चाहती है कि रियान आए अपनी मर्जी से इस शादी को रोकने के लिए, और फिर वो उसे पकड़ लेगी। पर तब वो उसके लिए लड़ेगी, जरूर खड़ी भी जाएंगी और पूरी कोशिश करके उसे इस केस से बाहर निकालने के लिए। तब उनके प्यार की जीत होगी और अगर रियान नहीं आया तो वही होगा जो कभी नहीं होना चाहिए और ना वो ऐसा चाहती है। इतना सोच वो गहरी सांस लेकर अपने आंखों से आंसू साफ कर लेती है। लगता है मिस पूजा को अपने मॉम डैड से अलग होने को लेकर अभी से उनके आंखों में आंसू आ गए हैं, और आने भी चाहिए। एक बेटी अपनी आधी से ज्यादा लाइफ अपने माँ बाप के घर निकालती है और फिर एक दिन उसे उसी घर से जाना होता है दूसरे घर, उस घर की लक्ष्मी बनकर। और शायद इसलिए बेटियों को लक्ष्मी माता का रूप कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहले वो अपने माँ बाप के घर रहती है तो वहाँ खुशी ही खुशी भर देती है, और उसके बाद अपने पति के घर आकर वहाँ भी कई सारी खुशियां लेकर आती है। वो रिपोर्टर ये बोलते हुए पूजा के रूम से बाहर आ जाती है और उसके जाते हुए विनोद अपना फोन बंद करके मिस्टर ओबरॉय के गले लग जाता है, और ये देखकर मिस्टर ओबरॉय प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे बेटे, ये तो ना कुछ के बराबर है। अगर ये लड़की नहीं मानती तो मैं इसके खानदान को खत्म करने के बारे में प्लान कर रहा था, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी और इस लड़की के पति का खूनी निकालना हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब देखो कैसे मान गई, 2 मिनट में उसे पता चल गया कि एक खूनी के साथ लाइफ बिताने से अच्छी है कि वो तुम्हारी होकर राज करे। अपने पिता की बात सुनकर विनोद मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देता है और फिर कुछ सोचकर डरते हुए बोला, लेकिन डेट वो मास्क मैन तो नहीं आएगा? इतना बोल अपनी पीठ पर हाथ रख लेता है। उसे दिन की पिटाई याद आते ही विनोद अंदर से कांप उठता है पूरा। अपने बेटे के चेहरे पर डर वाले भाव देखकर मिस्टर ओबरॉय गुस्से से बोले, इस बार ऐसा हुआ तो वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और तुम देखो मैंने उसे पकड़वाने के लिए एक स्पेशल माफिया को बोलिया है, वो इसी काम पर रखेगा। एक बार वो उसके आंखों के सामने आ गया तो समझो उसका खेल खत्म। इतना बोल वो विनोद के सिर पर हाथ एक बोले, जल्दी आओ बाहर, सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बारात कुछ देर में निकलेगी बस। जी डैड मैं आ रहा हूँ अभे। मिस्टर ओबरॉय वापस पलटकर चले जाते हैं रूम से बाहर, और उनके जाने के बाद विनोद खुश होकर बोला, मुझे विश्वास अभी नहीं हो रहा है पूजा तुम तैयार हो है मुझसे शादी के लिए? ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ बारात लेकर, इस बार हम एक हो जाएंगे ना? विनोद सोचकर बोला और फिर सिर हिलाकर बोला, अरे अरे पक्के में हो जाएंगी, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? इतना बोलकर वो मुस्कुरा कर आईने के सामने आकर खुद को देख बोला, हाँ लग तो रहा हूँ मैं दूल्हा, लेकिन कुछ तो कम है, लेकिन क्या? इतना बोल वो सोचने लगता और वो अपनी सोच में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कोई उसके रूम में आ गया है बालकनी से और उसके पीछे आकर उसके कान में बोला, सिर पर पगड़ी नहीं है? हाँ सही बोला, दूल्हा के सेहरा तो मैंने पहना ही नहीं है। इतना बोल वो नीचे झुककर उस सेहरे को उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और वो बोला, 1 मिनट, किसी ने मुझे बताया क्या इस बारे में? इतना बोल धीरे से आईने में देखता है तो उसके पीछे मास्क मैन खड़ा था। विनोद की आंखों शौक और डर से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी 2 लड़के और मेन डोर से अदन आकर डोर बंद कर देते हैं। वे भी तैयार थे जिससे बारात में आए हो, इसलिए उन्हें किसी ने रोका था। तुम? विनोद धीरे से बोला डरते हुए। हाँ मैं वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देने होगी यार, मतलब उस दिन की पिटाई भूलकर फिर तैयार हो गए मेरी पूजा को अपना बनाने के लिए। वो मैंने नहीं पूजा जी, खुद ऐसा चाहती थी, प्लीज इस बार हम एक होने दीजिए। विनोद रोते हुए रियान के पैर पकड़ कर बोला, अरे अरे यार पैर मत पकड़ो मेरे, मैं छोटा हूं तुमसे, इतना तो समझो। और क्या ना भाई की पूजा तुम्हारी भाभी है और भाभी पर पूरी नजर या उनसे शादी नहीं करते हैं क्या? तुम इतना भी नहीं पाता?
रियान विनोद को कंधे से पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर बोला और फिर उसके आंखों से आंसू साफ करके बोला, मुझे पता है कि पूजा से तुम बहुत प्यार करते हो, लेकिन दोस्त में और पूजा एक दूसरे के लिए बने और वो अभी मुझसे गुस्सा है थोड़ा, इसलिए ऐसा कर रही है, इसलिए तुम यही बैठो और तुम्हारे बदले में जाता हूँ उनसे शादी करने के लिए। रियान मुस्कुरा कर बोला, ओ अब अपने कपड़े निकाल और हमारे भाई को दे जल्दी से। एक लड़का आगे आकर गुस्से में बोला तो रियान उसे आंखें दिखाकर बोला, शांत, वो डरा हुआ है, देख नहीं रहे हो तुम। जिसे सुनकर वो वही रुक जाता है और रियान विनोद के सिर पर हाथ रखकर बोला, अब मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए दोस्त, तुम यही रहो, मैं तुम्हारी भाभी से शादी करता हूँ और तुम लाइव अपने फोन में देखी ना ये सब। विनोद नम आंखों से अपने कपड़े निकालने लगता है। रियान उसके फोन में लाइव वीडियो लगाकर साइड में रख देता है। फोन को विनोद के पकड़े लेकर रियान बाथरूम में चला जाता है और वे दो लड़के विनोद के हाथ पैर बंद लेता देते हैं बेड पर और उसके मुंह पर कपड़ा बंद देते हैं। वो बस अब लेटकर फोन में सब कुछ होते हुए देख सकता था। कुछ देर बाद रियान तैयार होकर उन दोनों लड़कों के साथ बाहर आता है। रूम के उसके सिर पर सेहरा था जिससे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता है। सर आप चिंता मत करो, हमारे होते हुए कोई भी आपका चेहरा नहीं देख पाएगा। एक लड़का बोला, हाँ सर। दूसरा बोला तो रियान हाँ में सिर हिला देता है और तीनों सीढ़ियों से घर के बाहर आ जाते हैं जहां एक एक बेहतरीन कार रखी हुई और एक कार को सजाया गया था अच्छे से। रियान और वे दोनों लड़के उस तरफ जाने लगते हैं। विनोद बेटे इधर आओ, देखो ये मिस्टर कपूर तुमसे मिलना चाहते हैं। साइट में खड़े मिस्टर ओबरॉय जो कुछ लोगों से बात कर रहे थे वे बोले तो तीनों रुक जाते हैं और तीनों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे आओ ना बेटे, अभी टाइम है शादी में। मिस्टर ओबरॉय रियान विनोद समझकर अपने पास आने का इशारा करते हैं तो रियान उनके तरफ जाने लगता है और वे दोनों लड़के भी उसके पीछे। ये है मेरा बेटा मिस्टर कपूर, इसने अकेले ने मेरे बिजनेस को कई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और इसकी एक छोटी सी खुशी थी, इस उस लड़की पूजा से शादी करनी है तो मैंने कराने के लिए ही ये सब किया है। वैसे वो लड़की पहले मना कर रही थी लेकिन आपको पता है ना ओबरॉय की पावर, एक धमकी से मान गई। मिस्टर ओबरॉय रियान के कंधे पर हाथ रख पास खड़े मिस्टर कपूर से बोले तो मिस्टर कपूर और आसपास के लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। इसमें तो कोई शक है ही नहीं भाई साहब की ओबरॉय के आगे पूरी दुनिया झुकती है और ये तो वो एक लड़की थी। मिस्टर कपूर मुस्कुरा कर बोले और फिर रियान की तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, हेलो बेटे कैसे हो, आज तुम अपने लाइफ की इतनी बड़ी खुशी पाने जा रहे हो तो तुम बहुत बहुत बधाई। जिसे सुनकर रियान अपने हाथ जोड़ लेता है उनके आगे तो मिस्टर कपूर मुस्कुरा देते हैं लेकिन मिस्टर ओबरॉय को ये अजीब लगा पर वे कुछ बोलते नहीं है। मिस्टर ओबरॉय अपने बेटे का चेहरा देखा दो मुस्कुराता हुआ क्योंकि शादी के बाद तो सभी की मुस्कान चली जाती है चेहरे की। एक आदमी हंसते हुए बोला तो सभी लोग हंसने लगते हैं और मिस्टर ओबरॉय हाँ में सिर हिलाकर बोले, जरूर क्यों नहीं, और चिंता मत करो, मेरे बेटे के चेहरे की मुस्कान कभी नहीं जा सकती है, वो लड़की थोड़ा परेशान करेगी इस तो दूसरी आ जाएगी, मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए लड़कियां पागल रहती है। इतना बोल वे रियान के चेहरे के आगे लटक रही सेहरे की डोरियां को वे साइड करने लगते हैं लेकिन तभी रियान एकदम से उनका हाथ पकड़ लेता है जिससे पहले वे किसी को भी या खुद भी उसका चेहरा देखते थोड़ा सा, और रियान के ऐसा करने से सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय धीरे से बोले, क्या हुआ बेटे, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? रियान हाँ में सिर हिलाकर अपना सिर नीचे कर लेता है बस। अरे ये सब अपने लोग हैं, इनसे क्या शर्माना बेटे, मिस्टर ओबरॉय के पास खड़ा आदमी बोला और उसकी बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय फिर से करने लगते हैं तो इस बार रियान के पीछे खड़ा लड़का यानी विक्की बोला, अरे अंकल आप विनोद भाई का चेहरा नहीं देख सकते हैं और ना किसी को देखा सकते हैं। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो मिस्टर ओबरॉय दोनों को घूर के बोले, तुम दोनों कौन हो और मुझे मेरे बेटे का चेहरा ना देखने देने वाले तुम कौन हो, पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जिसे सुनकर विक्की और वो लड़का एक दूसरे को देखते हैं और मिस्टर ओबरॉय के हाथ फिर से रियान के चेहरे के आगे से उन लटकनियों को दूर करने लगते हैं। अंकल हम दोनों विनोद भाई के कॉलेज के दोस्त हैं और भाई ने ये कसम खाई है कि अब वे तब तक किसी और को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे जब तक कि पूजा भाभी इनके गले में वरमाला नहीं पहना देती है। विक्की हिम्मत करके बोला मिस्टर ओबरॉय से तो इनके हाथ वही रुक जाते हैं और वे फिर मुस्करा कर अपना हाथ वापस लेकर बोले, ठीक है, अगर मेरे बेटे की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। इतना बोल वे अपने पास खड़े लोगों से बोले, सॉरी मेरा बेटा उस लड़की से इतना प्यार करता है कि उसने ऐसी कसम खा ली होगी। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चे हैं ये सब, ये लोग नहीं करेगा तो भला कौन करेगा। मिस्टर कपूर हंसते हुए बोले और उनकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं।
अंकल हम लोग भाई के साथ खड़ी में बैठे, विक्की ही बोला तो मिस्टर ओबरॉय रियान के कंधे पर हाथ रखकर बोले, जाओ बेटे गाड़ी में बैठो, हम लोग बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में बारात लेकर। रियान अपना सिर नीचे करे ही हाँ में सिर हिला देता है और पलट कर जाने लगता है और साथ में वे दो लड़के भी। तुम लोग रुको, जिसे सुनकर विक्की और मोहन रुक जाते हैं और पलटकर मिस्टर ओबरॉय देखते हैं, दोनों की दिल की धड़कन तेज थी। रियान भी रुक जाता है तो मिस्टर ओबरॉय मुस्कुरा कर बोले, बेटे तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे दोस्तों से कुछ बात करके उन्हें भेजता हूं तुम्हारे पास। जिसे सुनकर रियान विक्की और मोहन को देखता है और उन्हें नॉर्मल होने का इशारा करके चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर मोहन और विक्की खुद को नॉर्मल करके मिस्टर ओबरॉय को देख रहे थे, जो रियान को अपना बेटा समझकर जाते हुए देखकर मुस्करा रहे थे। सच में प्यार अंधा होता है, फिर चाहे वो किस भी हो, बाप माँ का या फिर किसी और से, वो इंसान को अंधा बना देता है, जिसके खुशी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ये जाने बिना कि वो सही या गलत। विक्की और मोहन ये सोच ही रहे थे, तभी मिस्टर ओबरॉय के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो जाते हैं रियान के गाड़ी में बैठने के बाद, और वे उन दोनों को देखकर बोले, सुनो मेरे बेटे के साथ साए की तरह रहना। दोनों वो मास्क मैन जो पूजा का पति है, वो हो सकता है कि वहां पर आ जाए रूप चेंज करके और मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर मोहन और विक्की हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। ये बूढ़ा आदमी को पता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो हो चुका है और पूजा भाभी के घर नहीं यहीं पर हो गया है। बूढ़ा समझ तो गया लेकिन लेट। यही सोच दोनों गहरी सांस लेते हैं और फिर हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसे देखकर मिस्टर ओबरॉय विक्की के कंधे पर हाथ रखकर बोले, सॉरी बेटे मैं तुम्हें ऐसा काम दे रहा हूं, तुम लोग शादी एंजॉय करने आए होगे, लेकिन क्या करूं मेरे बेटे को पसंद नहीं है इस समय उसके आसपास बॉडी बिल्डर गार्ड हो। कोई बात नहीं अंकल, और आप चिंता मत करें, हम भाई को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनकी रक्षा करके उस मास्क मैन को हमारे भाई के पास आने से पहले हमारी लाश से होकर गुजरना होगा। मोहन बोला तो विक्की बस हाँ में सिर हिला देता। बहुत काबू बच्चों, मुझे खुशी हुई तुम्हारी बात सुनकर, एक बार मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए फिर तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम लोगों की पूरी मदद कर दूंगा, जो तुम चाहिए, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है अपने इस अंकल को बताना, मैं उस प्रॉब्लम को 2 मिनट में जड़ से खत्म कर दूंगा। मिस्टर ओबरॉय अपना सीना चौड़ा करके मोहन के कंधे पर भी अपना दूसरा हाथ रखकर बोले तो मोहन और विक्की मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देते हैं। ठीक है जाओ, और थोड़ी भी गड़बड़ देखें या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। दोनों हाँ में सिर हिलाकर रियान के पास जाने लगते हैं और उन्हें जाते हुए देखकर मिस्टर ओबरॉय अपने पास खड़े आदमी से बोले, वो आ गया ना? जी बॉस, लेकिन उसने बोला है कि वो हमारे मेहमानों बनकर हमारा साथ जाएगा और उसकी सारी नजर उस लड़की और हमारे छोटे साहब पर रहेगी। ओके। मिस्टर ओबरॉय इतना बोल फिर अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं। इधर कार में विक्की और मोहन रियान के पास आकर बैठ जाते हैं। साहब ठीक है ना? रियान धीरे से बोला ड्राइवर को देखकर, तो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। सर अंकल को आपकी बहुत चिंता है और उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपको अकेला ना छोड़े और आपकी रक्षा करके उस मास्क मैन से, जो अपनी वाइफ के लिए आपको चोट पहुंचाने के लिए आ सकता है। विक्की घिरे से रियान के कान में बोला तो रियान मुस्करा कर बोला, हाँ सच में मेरे डैडी को मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है। विक्की और मोहन भी मुस्कराने लगते हैं। तीनों समझ रहे थे कि इस बूढ़े को कुछ हद से ज्यादा अपने पागल बेटे की चिंता है, पर वो फिर भी वो अपने बेटे की शादी ना करा पाएगा, क्योंकि उसे जिसका डर था वो तो हो चुका है। कुछ देर बाद सभी गाड़ी ओबरॉय विला से निकलती है पूजा के घर के लिए। रास्ते में हर जगह उनका वेलकम हो रहा था। रास्ते में लोग उनकी गाड़ी पर फूल फेंक रहे थे, जिनके उन्हें पैसे मिले थे। रास्ते में पुलिस भी लगी थी, जो उनकी गाड़ी नहीं रोक सकती थी और उन्हें जाने दे रही थी। सर कमाल का आइडिया है, केवल इन गाड़ियों को बिना चेकिंग के जाने दिया जा रहा है, वरना हम लोग जा नहीं सकते थे। मोहन बोला सोचकर, तो विक्की उसे धीरे बोलने का इशारा करके बोला, हाँ तभी सर ने ऐसा प्लान किया था, भाभी ने जाल बहुत अच्छा बिछाया है, लेकिन भाई इसमें निकल सकते हैं। विक्की मुस्करा कर बोला, हाँ पर भाभी को कम नहीं समझना चाहिए, हमें उनके पास भी गई और प्लान हो गए और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मोहन सोचकर बोला तो विक्की ना में सिर हिला देता है। दोनों में बहस होने को होती है तो रियान दोनों को आंखें दिखाता है, जिसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। रियान को पता है कि पूजन को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, लेकिन उसे ये करना ही होगा। आखिर देखें तो उसकी वाइफ ने उसके वेलकम की क्या तैयारी की है। इतना सोच रियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिंह विला।
घर के गार्डन में मेहमान एक दूसरे से बातें करते हुए ड्रिंक पी रहे थे। सुषमा जी और राजीव जी भी अब सभी में शामिल हो गए थे और हंसते हुए बातें कर रहे थे। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने उतने बातें फैमिली में अपनी बेटी की शादी पक्की की थी और उनकी बेटी की हिम्मत की दाद दे रहे थे, जिसने कहा कि उसे इसी शादी चाहिए तभी वो शादी करेगी। राजीव जी को पहली बार अपनी बेटी की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी जिससे इनका सीना चौड़ा हो रहा था और सभी से गर्व से बोल रहे थे कि पूजा इनकी बेटी है और वो बचपन से ही ऐसी है हिम्मत वाली और इसलिए उसने पुलिस की नौकरी की थी जो करती है डंके की चोट पर करती है, जिससे लोग और हैरान हो रहे थे। और अपने पति को खुश देखकर सुषमा जी को भी अच्छा लग रहा था और वे ऊपर वाले का थैंक्स कर रही थी कि अब उनके घर सब सही होने वाला है और आज के बाद शायद बाप बेटी का रिश्ता भी सही हो जाए। पूजा ये सब अपने रूम की बालकनी से देख रही थी दुल्हन की तरह होकर, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इन लोगों के बीच जिसकी तलाश थी वो उसे देखने की कोशिश कर रही थी और अपने कान में लगे ब्लूटूथ से इन लोगों के बीच मौजूद पुलिस वालों से बात कर रही थी। साथ में, मैडम हमारी पूरी नहर है हर इंसान पर और अभी ऐसा कोई नहीं दिखा है हमें जिस पर हमें शक हो। एक आदमी आस देखते हुए बोला और उसकी बात सुनकर पूजा बोली, ठीक है, फिर भी हर इंसान पर नजर रखो और थोड़ी देर में बारात आने वाली है तो उन लोगों भी पूरी नजर रखना और किसी पर शक जो तो उसकी जांच करना अच्छे से। जी मैडम, और एक बात, कोई भी मास्क मैन पर गोली नहीं चलेगा, उसे जिंदा पकड़ना है। जी मैडम, सभी लोग बोले। पूजा की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, अच्छा है, मुझे भी इन लोगों में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो शायद वो बारात के साथ आने की कोशिश करके तब पूरी नजर रखनी है हमें। जी मैडम। पूजा फिर एक नज़र सभी को देखकर मन में बोली, रियान तुम कहाँ हो? मुझे बुरा विश्वास है तुम आओगे, लेकिन कैसे ये देखना होगा मुझे। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा रियान इतना दिमागदार होगा, पर अब एहसास हो रहा है कि तुम बहुत बड़ी चीज हो यार। पर कोई बात नहीं, तुम्हें ये शादी रोकना है तो सामने तो आना होगा तुम्हें मेरे। पूजा गहरी सांस लेकर मन में बोली और फिर पलटकर रूम में जाने लगती है तो उसे कई सारी गाड़ियों और फिर बैंड बाजा बजाने की आवाज आती है। तो पूजा पलटकर वापस रोलिंग के पास आकर घर के मेन डोर की तरफ देखती है जहां से एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें अंदर इंटर हो रही थी बिला के। पूजा सभी कारों देखने लगती है गौर से और फिर उसकी नज़र बीच में फूलों से सजाई हुई गाड़ी पर जाती है, लेकिन पूजा उसे इग्नोर कर देती है। उसे गुस्सा आता है कि इस इंसान ने उस दिन उसका नशे में फायदा उठाने की कोशिश की थी। पूजा का मन कर रहा था कि वो अपनी बंदूक निकालकर इस कार में बैठे इंसान को गोली मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। और यही सोचकर वो गहरी सांस बोली, कंट्रोल पूजा कंट्रोल, इस इंसान को छोड़, ये पागल है, उससे शादी के सपने देखता रहता है बस, लेकिन उसे जिसकी तलाश है वो किस कार में होगा या नहीं। पूजा के इग्नोर करने के बाद मोहन बोला, यार भाभी ने सर को इग्नोर कर दिया। हाँ, लेकिन तब भी सर के चेहरे पर मुस्कान है और ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस इंसान को इग्नोर किया है जिससे वे शादी करने वाली है, ना कोई वो जिसे उनकी आंखें तलाश रही है। विक्की बोला तो मोहन उसकी बात समझने की कोशिश करता है और फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ ये सही बोला तुमने भाभी को, भला क्यों दूल्हे में इंटरेस्ट होगा, उन्हें तो किसी और की तलाश है। वे दोनों इस बारे में बात कर रहे थे और रियान पूजा को देख रहा था। उसके आंखों में खुद को देखने की तड़प रहने के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। ये बिल्कुल ऐसा था कि लड़की शादी के समय तक अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो, बारात और दूल्हे को इग्नोर करके। तेरी इन आंखों में डूबने को मन करता है, ये मेरी जान जिसे तू तलाश रही है इस भीड़ में वो तेरे आंखों के सामने आ गया है, देख जरा अपनी नजरें उठाकर, तुझे जिसकी तलाश है वो यहाँ। रियान मन बोला और उसके ऐसा बोलते ही पूजा फिर से उसी कार पर नजर डालती है, ना चाहते हुए भी। रियान तुम यही कहीं हो? पूजा अपने दिल पर हाथ रखकर बोली। उसकी दिल की बढ़ती धड़कनें साफ साफ उसे ये बता रही थी वो आ गया है, लेकिन कहाँ। पूजा विनोद की कार को इग्नोर करके आसपास देखते हुए बोली, जी मैडम आपने हमसे कुछ बोला? पूजा की आवाज सुनकर गार्डन में घूम रहे पुलिस वाले बोले, जो बिना वर्दी के थे और आसपास गौर से देखने लगते हैं, जिसे सुनकर पूजा को एहसास हुआ कि वो कॉल पर कनेक्ट है। कुछ नहीं, तुम लोग अपनी नजर बनाए रखो और कुछ भी गड़बड़ होने पर मुझे कॉल करना। जी मैडम जी, सभी पुलिस वाले एक साथ बोले। तो पूजा अपने कान से ब्लूटूथ निकाल लेती है। कॉल काट के पूजा को देखे रहे विक्की और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। भाई भाभी बात किससे कर रही है कॉल पर? मोहन बोला तो रियान कुछ बोलता उससे पहले विक्की बोला, कहीं भाभी अपने साथी पुलिस वालों के साथ तो बता नहीं कर रही है भाई को ढूंढने और नजर रखने के लिए। जिसे सुनकर मोहन शौक होकर गाड़ी के बाहर देखता है। गाड़ी रुक चुकी थी बाकी गाड़ियों के साथ, लेकिन रियान वहीं बैठा तो वे दोनों भी बाहर नहीं निकलते हैं और वो अभी भी बालकनी में खड़ी पूजा को देख रहा था, जो कॉल काटने के बाद बोली,
रियान, मुझे तुम्हारा एहसास झूठा तो नहीं हो सकता, तुम आ गए हो ये तो कन्फर्म है, लेकिन किस रूप में और कहाँ हो तुम? यही पूजा जी तुम्हारी नजरों के सामने, बस तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो और मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता हूँ क्योंकि तुमने ही मेरे साथ ये खेल खेलने का सोचा है, तो खेलों में भी तो देखूं मेरी वाइफ की सोच कहाँ तक जा सकती है। क्या आप ये सोच सकती है दुल्हा ही बदल गया है और वो मैं हूँ आपका रियान, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें इतनी बेचैन हो रही है। पूजा ने जो दिल से बोला वो सीधा जाकर रियान के दिल में सुनाई दिया था और रियान मन में मुस्कुरा कर बोला। पूजा की आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो रियान को एक नजर देखने के लिए कितनी बेचैन हो रही है, और ऐसा क्यों है वो खुद भी नहीं समझ रही है या समझना नहीं चाहती है कि हाँ, उसे ड्यूटी बहुत प्यारी है, लेकिन जब बात उसकी आती है तो पूजा को केवल वो देखता है, केवल रियान, और वो उससे एक दिन से दूर है। तो उसकी ये हालत है, अगर ये पागल लड़की विनोद से शादी करके हमेशा के लिए दूर हो जाती है तब क्या करती? रियान को पूजा पर गुस्से आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो अभी उसके पास जाए और एक जोर का थप्पड़ रसीद कर बोले उसके गाल पर। उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे उसके होते हुए? क्या उसका पति मर गया है या उसने उसे मारा हुआ मान लिया था इसलिए किसी और से शादी कर रही है? और क्या उसका प्यार भी मर गया है? रियान ये सोचते हुए पूजा को घूरे जा रहा था और पूजा उस कार को छोड़कर रियान को हर जगह और हर इंसान को देख रही थी, लेकिन उसे थोड़ा भी रियान नहीं लग रहा था। और आखिर में वो गहरी सांस लेकर बोली, ओके रियान, छुप लो मुझसे, लेकिन याद रखना ज्यादा समय तक तुम मुझसे छुप कर नहीं रह सकते हैं। आखिर तुम्हें ये शादी रोकने के लिए मेरे आगे आना ही होगा। इतना बोल पूजा एक कड़क नजर रियान की कार पर डाक विनोद समझकर फिर पलट कर चली जाती है रूम में, और उसके जाते ही रियान अपना सिर नीचे करके गहरी सांस लेता है अपने अंदर उठ रहे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। अभी उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उसका खेल बिगड़ जाए। गाड़ी के बाहर मिस्टर ओबरॉय और बाकी सभी बारात सभी से मिलने लगे थे। राजीव जी मिस्टर ओबरॉय के आगे हाथ जोड़कर बोले, माफ करना भाई साहब, अगर मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो उनके पास सुषमा जी भी खड़ी थी और वे भी हाथ जोड़ लेती है। मिस्टर ओबरॉय ये देखकर जल्दी से राजीव जी के हाथ पकड़कर उन्हें नीच करके बोले, भाभी जी आप भी प्लीज हाथ मत जोड़ो, मेरे आगे जो हुआ सो हुआ, मैं और मेरा बेटा सब भूलकर आपके घर बारात लेकर आए हैं, तो आप भी पिछला सब भूलकर इस पल को एंजॉय करके अपनी बेटी की शादी खुशी से करो मेरे बेटे के साथ, और चिंता मत करना आपकी पूजा हमारे घर राज करेगी। जिसे सुनकर राजीव जी मुस्कुरा कर एक नज़र सुषमा जी को देखते हैं जो भी मुस्कुरा रही थी, और फिर मिस्टर ओबरॉय को देखकर मुस्कुरा कर बोले, आपने इतना बोल दिया तो मानो हमारे दिल को चैन आ गया भाई साहब, अब हम सच में खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई कर पाएंगे। ये हुए ना बात, अब लोगों हमारे गले, आज से आप हमारे बराबर के हो गए हैं और अब अपने बिजनेस की चिंता भी मत करना। देखो ये मिस्टर कपूर मेरे खास दोस्त, ये आपकी कंपनी में 500 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं शादी के बाद। मिस्टर ओबरॉय अपने पीछे खड़े मिस्टर कपूर की तरफ इशारा करके बोले, तो मिस्टर कपूर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोले, बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है, आपके एक इशारे मात्र से कई बड़े लोगों इनकी कंपनी में इतना इन्वेस्ट कर देंगे जिसकी सीमा नहीं है। मिस्टर राजीव के चेहरे की मुस्कान डबल हो रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जिसे इनके दोनों हाथों में लड्डू हो और वे सोच रहे हो किस पहले गए और दो ही क्यों, यहाँ तो लाइन लग जाएगी लड्डू की। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी है सुषमा जी, जाओ दूल्हे के घर के अदन लाने की तैयार करो अब, और देरी किस बात की, और वैसे भी दूल्हे को और इंतजार करना सही नहीं होगा। राजीव मुस्कुराकर बोले, और राजीव जी की बात सुनकर सुषमा जी मुस्कुरा कर चली जाती है और मिस्टर ओबरॉय राजीव जी को अपने सभी बिजनेस पार्टनर से मिलाने लगते और उन्हें बताते हैं कि अब कैसे उनकी और उनके कंपनी की किस्मत बदलने वाली है। केवल पूजा के एक हाँ राजीव जी मानो हवा में उड़ने लगते हैं और वे खुद को सोने की उस खदान में देख रहे थे जहां चारों तरफ सोना ही सोना था। बस देरी थी तो उनके चुने की, और उन्हें ऐसा करने के लिए थोड़ा इंतजार करना था। एक बार, बस एक बार ये शादी बिना रुकावट के हो जाए, बस एक बार। राजीव जी अब मन ही मन ये प्रार्थना भी कर लेते हैं कि केवल इस बार सब अच्छे से हो जाए, बस एक बार। कुछ देर बाद दूल्हा यानी रियान घर के मेन डोर खड़ा हुआ था और उसके पास विशाल और मोहन खड़े थे, और फिर बाकी सभी बाराती। सुषमा जी रियान की आरती उतारती है। रियान का चेहरा तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, पर रियान सभी को देख पा रहा था, और वो अपनी प्यारी सासू माँ जिन्होंने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, आज देखो उसकी आरती उतार रही है। समय का खेल भी अजीब है। रियान ने ये सोचने खुद को रोक नहीं पा रहा था, क्या सच में इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है? रियान जब पूजा के साथ आया था तब उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया, और अब जब वो मिस्टर ओबरॉय की औलाद विनोद बनकर आया है तो उसका क्या वेलकम हो रहा है। इस कहते हैं पैसे की ताकत और इन लोगों का लालच, लेकिन खैर उसे इन लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। तब था जब इन्होंने उसकी इज्जत नहीं की थी और अब उसे इसने कोई मतलब नहीं है।
आरती होने के बाद सुषमा जी जैसे ही रियान के चेहरे को छूने को होती है उसकी नाक खींचने के लिए, पर वे उसे हल्का सा भी छू पाती उससे पहले रियान एक कदम पीछे लेता है और सुषमा जी का हाथ हवा में ही रह जाता है और वे कंफ्यूज हो जाती है कि विनोद ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। वैसे तो हमेशा माँ बोलता था उसे पूजा के वजह से, फिर आज ऐसा क्यों? सभी लोग कंफ्यूज थे और मिस्टर ओबरॉय जी को समझ रहा था कि वे क्या बोले। लेकिन तभी बिक्की बोला, सॉरी आंटी, वो क्या ना भाई ने आज खुद से कई वादे किए हैं जिसे शादी से पहले कोई उनका चेहरा नहीं देख सकता, केवल पूजा भाभी को छोड़कर, और ना कोई उन्हें छू सकता है शादी से पहले केवल भाभी को छोड़कर। और उसकी बात सुनकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन फिर सुषमा जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ठीक है, जैसी दामाद जी की इच्छा, आओ मेरे प्यारे दामाद। सुषमा अपने चेहरे पर आए बुरे लगने वाले भावों को छुपाकर हंसते हुए बोली और उनकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और रियान घर के अदन कदम रख देता है, जिसके साथ ही पूजा के रूम में पूजा एकदम से बेड से उठ जाती है और वो उसके कदम खुद कदम बढ़ने लगते हैं डोर की तरफ। उसके दिल की धड़कन बता रही थी कि रियान उसके बहुत करीब आ गया है। पूजा रूम के डोर खोलकर देखती है, बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे से बहुत आवाज आ रहे थे, बातें और हंसने की। लगता है कि वो विनोद और उसका कमीना बाप आ गया है अपने चमचों के साथ। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि रियान आ गया है, लेकिन कहाँ है वो? पूजा फिर कुछ कर वापस अपने रूम में आकर अपने साथी पुलिस वालों को कॉल करके बोली, वो घर में ही उसे धो अच्छे से। इतना बोल वो तुरंत कॉल काट देती है और फिर अपना सिर पकड़कर बोली, रियान तुम कहाँ हो कि मुझे बस तुम्हारे होने का एहसास हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो रियान को पकड़ नहीं पा रही थी। एक तो वो इस रूम से बाहर नहीं जा पा रही थी इस लफेड़े के वजह से, वरना वो उसे ढूंढ ही लेती। पूजा ये सोचते हुए बेड पर बैठ जाती है अपना सिर पकड़कर, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना फोन में लाइव देखती है अपने घर में क्या क्या हो रहा है। घर के हॉल में सभी लोग बातें कर रहे थे हंसाते हुए, और वो विनोद जिससे वो शादी कर रही है वो सोफे पर बैठा हुआ है। पूजा उसे इग्नोर कर आसपास के लोगों को देखने लगती है। तभी नीचे हॉल में रियान को अब मंडप में लेकर जाया जाता है, जहां वो बैठ जाता है पंडित जी के सामने और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पंडित जी कन्या को बोलने की बोलती है तो सुषमा जी जाती है उसे लेने के लिए और नीचे सभी पूजा के आने का इंतजार करने लगते हैं। सुषमा जी कब पूजा के रूम आती है तो देखती है पूजा अपने फोन में नीचे हॉल में क्या हो रहा है वो देख रही है। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है तो भी विनोद को देखे बिना रह नहीं पा रही है। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा अपना सिर ऊपर करके बोली, मॉम आप भी ना क्या बोले जा रही है, मैं और उस पागल से प्यार। जिसे सुनकर सुषमा जी शौक होकर बोली, अरे फिर इस घूर घूर के कैसे देखे जा रही है, और ये सब छोड़ चल, शादी का टाइम आ गया है, चल अब विनोद से शादी कर। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा अपना सिर ऊपर करके उन्हें देखती है तो सुषमा जी हल्के गुस्से में उसके हाथ से फोन छोड़ाकर उसे साइड में बेड पर फेंक कर बोली, पूजा सोचना भी मत, आज तक तो अपनी मन की करती रही, मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, पर इस बार तो खुद आगे से तैयार हुई है विनोद से शादी करने के लिए, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है तो तुझे शादी तो करनी होगी विनोद बेटे से, क्योंकि इस बार अगर ये शाही नहीं हुई तो इस घर की इज्जत तो जाएगी, उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा घर, हमारा बिजनेस, और शायद तेरे पिता भी पूरी तरह से टूट जाए और उनकी वो हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी, इसलिए चुपचाप शादी करना, समझी। सुषमा गुस्से में ही पूजा का हाथ पकड़े उसे आईने के सामने लाकर कुर्सी पर बैठाकर उसे देखकर बोली, और फिर सब सही देखकर अपने आंख के कोने से हल्का काजल लेकर उसे पूजा के कान के पीछे लाकर फिर उसके सिर पर घूंघट उठाने लगती है। लेकिन तभी पूजा उनका हाथ पकड़ लेती है तो सुषमा जी थोड़े परेशान भाव से पूजा को देखती है कि ये लड़की सच में शादी थोड़े के प्लान में तो नहीं है, क्योंकि पूजा को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर पूजा अपनी माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उनके आंखों में देखकर बोली, मुझे पता है माँ, आप मुझसे और डैडी से दोनों से बहुत प्यार करती है और मेरी हर गलती को आपने माफ किया है और मेरे लिए लड़ी भी डैड से, चाहे फिर मेरी गलती हो, पर आपको उनकी इज्जत और उनकी भी उतनी चिता है जितना कि मेरी, और आप ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि डैड का सिर झुके सभी के आगे और उनके आंखों में आंसू आए, और सच पूछो तो मैं भी इसी नहीं चाहती हूँ, फिर चाहे मैं उनसे कितना भी नाराज या गुस्सा क्यों ना हूँ, लेकिन उनका दुखी और उदास चेहरा मुझसे भी नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ कि आज मैं ना इस शादी से भागने वाली हूँ और ना मैं इस शादी को तोड़ूंगी, खुद में ये शादी करूंगी, मेरी तरफ से आप चिंता मत करो, बाकी कोई और थोड़े तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पूजा अपनी में आंखों में देख ही बोली सीरियस होकर, और पूजा की पूरी बात सुनकर और उसके आंखों में देखकर कि वो सच बोल रही है, इस बार वो कुछ नहीं करेगी, तो सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर उसके आंखों में देखकर बोली,
हाँ मेरी बच्ची, मुझसे पता है तू भी ऐसा नहीं चाहेगी कि तेरा पिता का चेहरा सभी के सामने झुके, क्योंकि तू भी उनसे बहुत प्यार करती है। भले तूने उनसे कुछ बोला ना हो, कभी ना तुम लोगों में बात होती हो एक बाप बेटी जैसी, लेकिन तू उनसे बहुत प्यार करती है। तभी तूने उनकी इतनी बड़ी गलती माफ कर दिए जब उन्होंने कुछ पैसे के लिए तुझे मिस्टर ओबरॉय के हवाले कर दिया था, जिन्होंने तुझे नशा देख अपने बेटे के पास छोड़ दिया था। तो अब तू ऐसा कैसे कर सकती है कि पूरे शहर के आगे तेरे पिता का चेहरा नीचे झुके। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, वरना सच में अपने पिता को नहीं छोड़ती उस समय जब वो घर आई थी रियान के गोद में। लेकिन उस समय पूजा को इस बात की बहुत टेंशन थी कि वो मास्क मैन के साथ रात भर सो चुकी है और उसने अपने रियान को धोखा दिया था, इसलिए उसने अपने पिता पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और उसके अगले दिन उसे पता भी तो चल गया था कि मास्क मैन जिसके साथ वो सब कुछ कर चुकी है वो और कोई नहीं उसका रियान है। और अब रियान में दम है तो वो इस शादी को रोक और देखे कि वो उससे कितना प्यार करता है और खुद को मेरे हमले करके हमारा रिश्ता बचा ले, वरना वो तो अब पीछे नहीं हटाने वाली। पूजा को देखना था क्या रियान उससे प्यार करता है, क्योंकि उसे अब उनका रिश्ता बचना होगा। उसने बहुत कर लिए और यही सोच वो गहरी सांस लेती है और अपनी माँ को देखती है तो वे उसके पीछे डोर तरफ देख रही थी। पूजा कंफ्यूज होकर पीछे अपना सिर मोड़ते हुए बोली, मॉम आप पीछे क्या? लेकिन वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि पीछे उसके डैड मिस्टर राजीव खड़े थे जिनके आंखों में आंसू थे। लेकिन क्यों, क्या उन्होंने उनकी बात सुन ली कि वो उनसे कितना प्यार करती है? पूजा ये सोच रही थी और राजीव जी उसे खुद को देखता देख अपना सिर नीचे करके अपने आंखों से आंसू साफ करके जाने लगते हैं पलटकर। और ये देख पूजा धीरे से हिम्मत करके बोली, डैडू। और उसके इतना बोलते ही सुषमा जी आंखें शोक से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सामने देखती है तो राजीव जी के कदम वहीं रुक गए थे और कुछ डी वे वैसे ही खड़े रहे कि कहें उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है। पर तभी पूजा पानी कुर्सी खड़े होकर नम आंखों से बोली, मेरे प्यारे डैडू। उसके इस बोलते ही राजीव जी एकदम से उसे देखने लगते मोड़कर, और सुषमा जी थोड़ी हैरान थोड़ी खुशी ये देख रही थी। पूजा छोटे में जब राजीव जी अपने पिता के साथ खेलती थी तब उनसे डैडू मेरे प्यारे डैडू बोलती थी, पर बड़ी हुए तो दोनों के विचार अलग अलग होने से दोनों बहुत दूरी आ गई थी। और फिर तो प्यार से एक दूसरे का नाम लेना तो दूर की बात, ये दोनों एक दूसरे से सही बात तक नहीं करते थे। राजीव पूजा के आंखों में आंसू और उसके मुंह से मेरे प्यारे डैडू सुनकर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे दोनों अपने हाथों को ऊपर उठाकर उन्हें फैलेस्ट हुए बोले, मेरी बच्ची पू। राजी के ऐसा बोलते हुए सुषमा जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उनके घर चमत्कार हो रहा है और पूजा तेज कदमों से भागकर उनके गले लगे रोने लगती है। राजीव जी उसे कसके अपने गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नम से बोले, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया और कभी तुझे अच्छे से बात करके तुझे एक बाप का प्यार नहीं दे पाया। पूजा राजीव जी के गले लगे ही रोते हुए बोली, मुझसे माफी मत मांगो डैडू, मैंने भी आपसे कभी अच्छे तरह से बात नहीं की थी तो आप मुझसे कैसे करते? मैं हमेशा अपनी मन की करती थी तो आपका मुझसे नाराज होना और मुझ पर गुस्सा करना बनता है ना? हाँ, लेकिन तेरी बड़ी बहन की मौत मेरी वजह से हुई थी और जो मैंने तुझे बेचा उसका क्या? ये सब मेरी वो गलती है जिसके लिए भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू कर वे दी तो क्या? राजीव जी दुखी होकर बोले और उनकी बात सुन के सुषमा जी नामे सिर हिलाकर उनके पास आती हुए बोली, नहीं, हमारी बड़ी बेटी की मौत की जिम्मेदार मैं आपको नहीं मानती जी, जो हुआ उसमें भगवान की मर्जी थी। पूजा भी राजीव जी से दूर होकर उनके आंखों से आंसू साफ करके बोली, हाँ डैडू, वो सब भूल जाओ, हुआ सो हुआ, मैं आपको माफ कर रही उन सब से और मैं चाहूंगी कि आप मेरी विदाई खुशी होकर करें, ना रोते हुए। राजीव जी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर पूजा के सिर पर हाथ रख उसे खुश रहन का आशीर्वाद देकर पलट कर जाते हुए बोले, जल्दी नीचे आओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल वे चले जाते हैं और पूजा उन्हें जाते हुए देख अपने आंखों से आंसू साफ करके उनसे जाते हुए देखने लगती है और उसके पास खड़ी सुषमा जी ये देख बोली, मेरी बच्ची, ये तूने बहुत अच्छा किया कि इस घर से जाने से पहले तूने उनके दिल से ये बोझ भी हटा दिया। पूजा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसे ये करना ही था क्योंकि पता नहीं अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है, ये उसे भी नहीं पता और वो फिर कभी इस घर आएगी या नहीं ये भी नहीं पता। इसलिए पूजा अपने पिता से आखिर बार अपना रिश्ता सही करके जाने वाली थी, या तो रियान के साथ जो आकर इस शादी को तोड़े और फिर वो उसके साथ लड़ेगी और उसे सजा मिलने के बाद उसका इंतजार करेगी और उसके जेल से बाहर आकर वे लोग एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी, या फिर आज वे लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे अगर वो नहीं आया और उसकी शादी विनोद से हो गई तो।
पूजा ये सोचकर गहरी सांस लेकर अपनी आंखों से आंसू साफ करके वापस रूम में चली जाती है सुषमा जी के साथ, और उसके जाते ही नीचे मंडप में बैठा रियान दूल्हे के कपड़ों में वो अपना सिर नीचे कर लेता है और उसके चेहरे पर फेकी मुस्कान आ जाती है। रियान को अब ऐसा लग रहा था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर आकर पूजा जी ने जब सोच ही लिया है कि उन्हें उसे छोड़ना है और विनोद से शादी करनी है तो उसने ऐसा करके बहुत बड़ी कर दी। सच में रियान ये सोचकर यहाँ आया था कि पूजा जी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वे ये सब गुस्से में कर रही है, लेकिन अब ये सब देख कि उन्होंने अपने उस बाप को माफ कर दिया जिन्होंने उस बेच दिया था, और उस रात वो सही समय पर नहीं पूछता तो क्या होता, ये कभी सोचा है पूजा जी? नहीं, आज उसी इंसान से शादी जिसने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए नशे में, और अपने बाप को माफ कर ये देखा दिया है कि शायद पूजा के दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है। वो बस उसे पकड़कर फांसी दिलाना चाहती है, उसके लिए सिर्फ अपनी ड्यूटी जरूरी है। और रिया हमेशा सही बोलती है। पूजा के बारे में वो पागल था जो यहाँ पर आया इतना बड़ा रिस्क लेकर। रियान को अपने ऊपर बहुत हंसी और पूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन करता था कि वो भागकर यहाँ से और हो जाने दे पूजा को किसी का, अगर वो ऐसा चाहती है तो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, उसके वजह से ये दो मासूम लड़के मारे जाएंगे जो उसके साथ आए हैं। उसे अब ये शादी तो करनी ही होगी बस। रियान ये सोचकर लंबी गहरी सांस लेता है और तभी पूजा के रूम का डोर वापस खुलता है और इस बार पूजा घूंघट उड़कर अपनी मां के साथ बाहर आती है जो उसे पकड़कर सीढ़ियों की तरफ लाने लगती है। सभी कैमरे वाले और लोगों की नजर पूजा पर चली जाती है और लाइव ये सभी लोग देख पा रहे थे। भाई देखो, भाभी आ रही है। रियान के पास बैठा मोहन उसका हाथ पकड़कर उसे थोड़ा हिलाकर बोला खुशी से। पूजा को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखकर पूजा के कान में ब्लूटूथ लगी हुई थी और वो धीरे से बोली, अब रियान कहीं से भी आ सकता है तो सभी लोग तैयार रहना। जी मैडम। पूजा की बात सुनकर सभी पुलिस वाले एक साथ बोले और पूजा सुषमा जी के साथ धीरे धीरे मंडप में रियान के पास आकर बैठ जाती है, उसे विनोद समझकर। दूल्हा कहे तो अब अपने सेहरा निकाल सकता है। पंडित जी बोले तो सभी लोग रियान को देखने लगते हैं। पंडित जी रहने दीजिए, वो नहीं उतरेगा जब तक शादी नहीं हो जाती और पूजा बेटी उसे ना देखे तब तक। रियान मना करता तब तक मिस्टर ओबरॉय ने ही मना कर दी। पंडित जी को तो वे बस हल्का सा मुस्कुरा कर रहे जाते हैं और शादी के मात्र पढ़ने लगते हैं। पूजा मिस्टर ओबरॉय की बात सुनकर गहरी सांस लेती है। ये लड़का उसके पीछे पागल रहा है बचपन से, लेकिन उसे वो कभी पसंद नहीं आया, वरना इस लड़के शादी कौन नहीं करना चाहेगा जिसके पास सब कुछ है और इतना बड़ा बिजनेसमैन है और उससे हद से भी ज्यादा प्यार भी करता हो। पर वो जिससे प्यार करती है उसने कांड कर दिया है और वो उसे बचाना चाहती है तो वो उससे दूर भाग गया। भागकर क्यों? प्रॉब्लम सोल्व हुए है क्या? ऐसा करके तो वो और अपनी मौत को दावत दे रहा है। अगर पुलिस और रियान के बीच में वो हट जाए तो पक्का उसका इनकाउंटर हो जाएगा और वो हट ही जाएगी अगर आज वो समय पर नहीं आया खुद को पुलिस के हवाले करने और ये शादी तोड़ने के लिए कि वो उसकी वाइफ और वो किसी से शादी नहीं की सकती है। पूजा ये सब सोच रही थी और फिर से धीरे से बोली, कहीं दिखाई दिया क्या? जिसे सुनकर रियान उसे देखता है। पूजा अपना सिर नीचे करे हुए थी और घूंघट के अंदर से बोली, हॉल मौजूद पुलिस वाले जो अब हर एक आदमी को पास जाकर गौर से देख रहे थे वे ना बोलते हैं तो पूजा कुछ नहीं बोलती है, बस अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है कसके गुस्से में। रियान जो पूजा को देख रहा था वो उसके हाथों को देखता है। वो समझ गया था कि पूजा चाहती है कि उसकी विनोद के साथ शादी होने के साथ वो उसे भी पकड़ाकर पुलिस के हाथों मरवा दे इनकाउंटर में। और पूजा की सोच को जाने रियान के दिल में दर्द होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूजा जी इतनी जल्दी बदल सकती है। पहले कितना प्यार करती थी वो उससे, उसके लिए किसी भी लड़ना और उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करना, क्या सब कुछ खत्म हो गया है इन 2 दिनों में केवल इसलिए कि वो एक खूनी है, वो भी बिना सच जाने कि क्यों उसने ऐसा किया था। रियान इस समय रोना आ रहा था। इससे अच्छा तो पूजा जी उसकी लाइफ में कभी आती ही नहीं। वो सही होता तब कम से कम वो अपनी तनु की यादों के सहारे जी तो लेता या मर जाता उसका बदला लेकर। लेकिन ये जो पूजा ने उसके साथ किया ये बहुत खराब था। अगर सच्चा प्यार था ही नहीं तो क्योंकि उससे शादी और उसके दिल में भी मेरा जगह दिया खुद के लिए। रियान इतना सोच अपने आंखें से आंसू साफ कर लेता है। ये हुआ भाई। रियान को ऐसा करते हुए देखकर मोहन बोला तो रियान ना में सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। बेटे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो पानी से आंखें साफ कर लो। राजीव जी बोले, पर रियान में सिर हिला देता है। अब वो नहीं उठाएगा। शादी तो होगी पूजा जी, लेकिन वो जिससे करना चाहती है उस विनोद से नहीं बल्कि उनके पहले पति से ही, जिसे गिरफ्तार करवाने के लिए ये पागल हो रही है उससे ही। रियान मन में इतना बोल गहरी सांस लेता है और पंडित जी जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करता है।
रियान का हाथ जब सिंदूर लेकर पूजा के मान को तरफ बढ़ रहा था, पूजा को ऐसा लग रहा था जिसे रियान उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा हो और अब वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाएगी। काश रियान आ जाता। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और रियान, जिसे सब विनोद समझ रहे थे, वो पूजा की मांग भर देता है। पूजा के आंखों के कोने से एक बूंद बाहर निकलकर नीचे आने लगती है। रियान पूजा की मांग भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। पूजा अपनी आंखें बंद करे हुए देती, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। आखिर रियान ने देखा ही दिया कि उसके लिए उससे ज्यादा जरूरी वो लड़की थी जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पूजा का प्यार सब कुछ खराब गया। रियान को उससे शायद कभी प्यार था ही नहीं, तभी आज वो यहाँ नहीं आया था। क्यों? इसलिए कि वो उसे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वो ये सब उसके लिए करना चाहती थी कि दुनिया उसके पति को खूनी ना बोले और कल को उनके बच्चे होते जब लोग उन्हें भी कहते कि उनका बाप खूनी था, तब क्या होता। क्या सोचा था थोड़ा रियान नहीं। रियान, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, हमारा प्यार, मेरी इतनी मेहनत, हमारे सपने, सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया है। पूजा गहरी सांस लेकर बोली और अपने आंखों से आंसू साफ कर लेती है। अब इस समय से रियान उसका कुछ नहीं, वो एक खूनी है। अब पुलिस उसके साथ कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब उसकी शादी विनोद से हो गई है, तो वो उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताने की कोशिश करके रियान को भुलाकर। सात फेरे में पूजा और रियान एक दूसरे को वचन देते हैं। वे उन्हें ही नहीं पता था कि वे पूरे करेंगे या नहीं। वैसे रियान का साफ था कि पूजा से इस बार उसकी और पूजा की नाम की शादी हो रही है और इसकी वजह पूजा ही है। उसे किसी और शादी करनी थी, वो तो अब वो कभी नहीं होने देगा और ना अब कोई उसे पकड़ पाएगा जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। पूजा सोच रही थी कि अब वो क्या करे इस नए रिश्ते को, क्या वो निभा पाएगी, क्या रियान को भूलकर विनोद को अपने दिल में जगह दे पाएगी। वो विनोद उससे बहुत प्यार करता है, ये उसे पता है, और वो कभी उसे दुख नहीं देगा, पर बदले में वो कैसे उसे प्यार देगी। पूजा के दिमाग में अब ये सब चल रहा था और राजीव जी, सुषमा जी राहत की सांस ले रहे थे कि चलो आखिर पूजा ने उनके पसंद के लड़के साथ शादी कर ही ली। और मिस्टर ओबरॉय इसलिए खुश थे कि चलो उन्होंने अपने बेटे को एक और खिलौना दे दिया जिसके साथ जब तक उसका मन करे खेले और मन भर जाए तो तोड़ दे। वे इस खिलौना को किसी गंदे नाली में फेंक देंगे, किसके साथ जो चाहे वो हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, और वे अपने बेटे के लिए कोई और अच्छा खिलौना लेकर आ जाएंगे। और यही सोच वे भी राजीव जी को मुस्कुरा कर देखते हैं जो उन्हें मुस्कुरा कर देखे जा रहे थे। शादी होने के बाद पूजा और रियान सभी का आशीर्वाद लेते हैं। सुषमा जी पूजा के सिर पर हाथ रखकर विनोद से बोली, मेरी बच्ची का ध्यान रखना बेटे, ये गुस्से में कभी खाना नहीं खाती है, तो इस मना कर प्यार से खिलाना, और ये तुम्हें डांटे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। माँ, पूजा इतना बोल सुषमा जी के गेल लगकर रोने लगती है और सुषमा जी भी रोते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। रियान सुषमा जी की बात सुनकर मन में बोला, क्यों नहीं, जरूर मेरी प्यारी सासू माँ, आपकी बेटी का मैं अब हद से ज्यादा ध्यान रखूंगा कि इसकी हालत देख आप भी रोएगी और आपको एहसास होगा कि दामाद से कैसे व्यवहार किया जाता है जब आप अपनी बेटी के लिए मेरे पैर पकड़कर रोएगी। रियान फिर हाँ में सिर हिला देता है और पूजा और रियान मिस्टर राजीव की के पास आकर उनके पैर छूते हैं। वे दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। राजीव पूजा के सिर पर हाथ रखकर बोले, आज तूने ये शादी करके बेटी मेरी इज्जत बचा ली है, ये तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पूजा उनके गले लगकर रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलो डैड, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और आप लड़ना किसी और के लिए, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, सॉरी। पूजा गले लगे ही बोली राजीव जी के, तो राजीव जी उसे समझाने लगते हैं कि माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते हैं, और वो लड़का खराब था इसलिए वो मना कर रहे कि पूजा उससे शादी तोड़ दे। पूजा बस सॉरी बोल रही थी। इन बाप बेटी की बातें सुनकर रियान गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसका मन कर रहा था कि आज तक इस घर में उसके साथ जो हुआ और इन लोगों ने उसके साथ जो नौकरों वाला व्यवहार किया उसका बदला ले, और पूजा जी आपको मैं कुछ देर में देख लूंगा, आज के बाद हमारा प्यार सच में खत्म हो गया, ये समझ लेना। आप मुझसे जबरदस्ती शादी करके आई थी, मुझे कोई शौक नहीं था आपसे शादी करने का या इस घर में आने का। आपके लिए मैंने आपके बाप के थप्पड़ खाए थे, आपके लिए कि सब सहता रहा, आपके लिए सब, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, आप मुझसे हमेशा प्यार करेगी। पर आज आपकी ये बार बार की सॉरी और अपने इस कमीने बाप की हाँ में हाँ मिला, ये सबूत कर दिया कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करती थी और मैंने आपसे प्यार करके इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। पूजा जी, रियान को बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटे, इसका ध्यान रखना और इस इतना प्यार देना कि ये मेरी सारी गलती भूलकर ये सोचे कि मैंने इसकी तुमसे शादी कराकर इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।
रियान हाँ में सिर हिलाकर मन बोला, क्यों नहीं कमीने इंसान, तेरी इस गलती के लिए अब पूजा जी हमेशा रोएगी। तुम दोनों बाप बेटी ने मुझे जो दर्द दिया है ना, मैं उसे तुम दोनों को दुगना लाटूंगा बहुत जल्द। रियान राजीव जी को घुरे ही बोला जिसे वे नहीं देख सकते हैं। मैडम वो नहीं आया अब। तभी पूजा के कान में ब्लूटूथ से आवाज आए एक पुलिस वाले की, तो पूजा अपने पिता से दूर होकर धीरे से बोली, हाँ पता है, और अब वो नहीं आएगा। तुम लोग जाओ और कमिश्नर से बोलना कि अब मैं ये केस छोड़ रही हूँ और शायद जॉब भी, और वे उस मास्क मैन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसे पकड़कर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो अब ये सब नहीं कर सकती। पूजा की बात सुनकर सभी पुलिस वाले शौक रह जाते हैं कि पूजा मैडम पुलिस की जॉब छोड़ रही है, लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए जी मैडम बोलकर चले जाते हैं। वहां से पूजा अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर उसे दूर फेंक देती है, ये समझकर कि जैसे वो ब्लूटूथ नहीं अपनी लाइफ से हमेशा के लिए उस इंसान को फेंक रही है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। अब वो इंसान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए। मिस्टर ओबरॉय के पैर छूते हैं दोनों, तो वे दोनों के गले में हाथ डालकर राजीव जी से बोले, तो भाई साहब मैं अपनी बहू बेटे को लेकर जा रहा हूँ, ये शादी पूरी हुई और आप चिंता मत करें, अब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना बोल वे दोनों को लेकर जाने लगते हैं और राजीव जी सुषमा जी नम आंखों से इनके पीछे आते हैं। गाड़ी तक पूजा रियान के साथ पीछे बैठ जाती है और मोहन कार चालू करता है जिसके पास विक्की बैठा हुआ था, और फिर सभी गाड़ी सिंह विला से निकल जाती है। सिंह विला के कार जाने के बाद सुषमा जी और राजीव जी अपने आंखों से आंसू साफ करके वापस अपने घर में आते हैं, तो उन्हें पूजा के बचपन की सारी यादें याद आने लगती है और दोनों उदास होकर सोफे पर बैठ जाते हैं। घर के बच्चे नहीं हैं तो ये घर कितना सुना लग रहा है ना जी, सुषमा जी बोली। राजीव जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ वैसे तुम्हारी विक्रम से बात हुई क्या? सुषमा जी ना में सिर हिलाकर बोली, उसे अपनी बीवी के आगे कुछ दिखाई दे माँ को याद करे ना। राजीव जी गहरी सांस लेकर बोले, ये लड़का का और कुछ करना होगा, वरना पता चल वो लड़की भी अपने भाई की तरह हमारे बेटे को धोखे दे दे। इतना बोल वे सीढ़ियों से अपने रूस में चले जाते हैं और उन्हें जाते हुए देखकर सुषमा बोली, नहीं वो इसी नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है वो। सुषमा जी जो रियान पसंद नहीं था पर खुशबू उन्हें पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे वो लड़की उनकी डांट सुनने के बाद भी उनकी हेल्प करती, वो प्यार से बात करती थी। सुषमा जी हैरान थी कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी है जो हमेशा ऐसा करती है। सुषमा जी खुशबू के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती हैं और उन्हें एहसास होता है कि खुशबू के होने से उन्हें कभी अपनी पूजा की याद नहीं आएगी, बस वो बच्ची सही होकर आ जाए। पर अपने भाई को कैसे भूलेगी? पर भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि विक्रम का प्यार उसे हर दर्द से दूर रखे और वो समझ सके कि उसका भाई गलत था, इसलिए उसे उसके किए की सजा मिल रही है। यही सोच सुषमा जी भी अपने रूम में चली जाती है राजीव जी के पीछे। दूसरी तरफ एक प्लेन हवा में उड़ रहा था। विक्रम जी ये हवाई जहाज कब तक नीचे उतरेगा? हमें अब डर लग रहा है कि कहीं हम सीधा भगवान के पास ना पूछ जाए। खुशबू कांच में प्लेन से बाहर देखकर फिर अपने पास वाली कुर्सी पर सो रहे विक्रम को हिलाकर बोली, तो विक्रम चिढ़ते हुए अपनी आंखें खुलकर बोला, खुशबू मैंने कितनी बार बोल दिया है कि हम सुबह ही पूछेंगे, और प्लीज अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो। लेकिन ये हवाई जहाज हवा में ही फट गया। तो उसकी बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं हैरानी से कि ये लड़की क्या बोल रही है। विक्रम खुशबू के मुंह पर हाथ रखकर सभी से सॉरी बोलता है और फिर धीरे से बोला, चुप हो जा मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसी बातें मत कर। अरे मैं तो बस बोल रही हूँ, जैसे वो लड़की नहीं मरी थी, क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, कल्पना चावला। खुशबू सोचकर फिर डरते हुए बोली, तो विक्रम उसे घूर के बोली, वो प्लान में फटकर नहीं मरी थी, वो अंतरिक्ष में गई थी। हाँ तो बात तो एक ही ना, वो भी हवा में थी और हम भी हवा में, मुझसे बहुत डर लग रहा है। विक्रम जी आप एक काम करो ना, इस हवाई जहाज को चालक को बोलो कि वो पास के स्टेशन पर इस रोक दी, हम लोग आगे ट्रेन से चले जाएंगे जो कम से कम जमीन पर तो चलेगी, और रास्ते में समोसा और पानी वाले आए भाई, उनसे हम वे लेते रहेंगे। या तो ना कोई समोसा बेचने आ रहा है ना कोई पानी बेचने, बस ये लड़कियां फिर रही है जो आते जाते आपको देखे जा रही है। खुशबू की बात सुनकर विक्रम का मन कर रहा था कि वो इस लड़की को यहीं से नीचे फेंक दे। हेलो मैडम इधर आओ, खुशबू एक एयर होस्टेज को अपने पास आने का इशारा करके बोली, तो विक्रम हैरान हो जाता है। वो लड़की विक्रम के पास आकर बोली, जी सर। ओ हेलो, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम क्यों इनसे पूछ रही हो? खुशबू गुस्से में उस लड़की को घूर के बोली, सॉरी मैडम, बोलो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वो लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, एक नज़र विक्रम को देखकर जो अपना मुंह छुपा रहा था। हवाई जहाज को यही रोक दे, मुझे नहीं जाना है इसमें। सॉरी मैडम, वो लड़की कंफ्यूज होकर बोली,
अरे तुम्हें हिंदी नहीं आती है क्या? मैं बोल रही हूँ दिस हवाई जहाज मतलब ये एरोप्लेन स्टॉप करो। आई गो नो गो यो खटरा हवाई जहाज, इससे अच्छी तो राजधानी है। क्या भागती है, 2 घंटे में मेरे घर से दिल्ली पहुंच जाती है। खुशबू उस लड़की अपने भाषा में सुना रही थी जिसे सुनकर आसपास के लोग हंस रहे थे और वो लड़की कंफ्यूज थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरे क्या सोच रही हो, जाओ अपने चालक भाई को बोलो मुझे यही उतरना है और चिंता मत करो, हम टिकट के पैसे वापस नहीं लेंगे, मेरे पति के पास पैसे की कमी नहीं है। खुशबू मुस्कुराकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर बोली और उसकी बात सुनकर वो लड़की यस मैडम बोलकर जाने लगती है। हेलो कहाँ जा रही हो? खुशबू बोली तो वो लड़की पलटकर बोली वो पायलट मतलब चालक जी के पास, इस प्लेन मतलब हवाई जहाज को रुकवाने के लिए। खुशबू मुस्कुराकर गुड जाओ, और हाँ कोई समझो वाला भाई हो तो उसे भेज देना, मुझे समोसा खाना है। खुशबू उदास होकर बोली जी मैडम। वो लड़की बस अपना सिर हिलाकर तेजी से निकल जाती है और उसके जाते हुए खुशबू मुस्कुराकर बोली लगता है बेचारी को हिंदी नहीं आती, तभी मुझे तो इंग्लिश का उपयोग करके समझन पड़ा था। इतना बोल वो विक्रम के चेहरे से उसका हाथ हटाकर बोली अरे अब क्यों मुंह छुपा रहे हैं आप, वो तो गई ना। लेकिन विक्रम उसे घूर रहा था। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खुशबू विक्रम के चेहरे को छू कर बोली तो विक्रम गुस्से में उसका हाथ दूर करके बोला ये सब बोलने की क्या जरूरत थी, जब मैंने मना किया ना बोलने को, चुपचाप बैठकर सो नहीं सकती? खुशबू को डांटते हुए विक्रम बोला तो खुशबू के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विक्रम से दूर होकर बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये देखकर विक्रम गहरी सांस लेकर बोला अरे अब रो क्यों रही हो? इतना बोल वो खुशबू के कंधे पर हाथ रखने वाला होता है तो खुशबू उसका हाथ दूर कर देती है और उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है। ये देख विक्रम एक बटन दबाकर उस लड़की को वापस बोलता है तो खुशबू का मुंह खोला का खोला रह जाता है कि वो उससे बात नहीं कर रही है, तो विक्रम किसी और लड़की को बुला रहा है बात करने के लिए और वो उस लड़की को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगती है जो उसके पति से कुछ बात कर रही थी इंग्लिश में जो उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। खुशबू जल्दी से विक्रम का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर बोली नहीं नहीं मैं कर रही हूँ तुमसे बात विक्रम, तुम्हें किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो विक्रम से चिपक जाती है उस लड़की को ये देखने के लिए कि विक्रम सिर्फ उसका और किसी का नहीं। वो लड़की ये देखकर विक्रम देखती है तो वो मुस्कुरा कर उसे जाने का इशारा करता है तो वो लड़की जी सर बोलकर चली जाती है और उसके जाने के बाद विक्रम मुस्कुरा कर खुशबू को अपने बाहों में भरकर बोला वाईफाई में बस तुम्हारे लिए खाना मांगा रहा था, इसमें इतना जलने वाली बात क्या हो गई? नहीं मुझे नहीं खाने कोई समोसे, आप बस मेरे से बात करो और किसी से नहीं। खुशबू विक्रम के सीने से कसके चिपके ही बोली जिसे सुनकर विक्रम बस मुस्कुरा देता है। तभी वो लड़की एक बड़ी सी प्लेट में बहुत सारा खाना लेकर आती है जिसमें सब था समी से भी और विक्रम के आगे रखकर चली जाती है जिसे खुशबू घूरे जा रही थी तो विक्रम उसका चेहरा मोड़कर समोसों की तरफ कर देती है जिसे देखकर खुशबू उसे छोड़कर प्लेट से समोसा लेकर खाने लगती है और उसे ऐसा करते हुए विक्रम बस देखता ही रह जाता है। अभी तो ये लड़की बोल रही थी उसके लिए वो जरूरी है खाने से ज्यादा, लेकिन ये क्या है? विक्रम फिर गहरी सांस लेकर खुशबू को खाते हुए देखता है जो पेट भरकर खाने पर कब सो जाती है उसे ही पता नहीं चलता और ये देख विक्रम भी सो जाता है सही से। ओबरोए विला विनोद के रूम में विनोद बेड पर लेटा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। नहीं ये नहीं हो सकता, विनोद सामने रखे फोन में देखकर बोला और अपने मुंह से कपड़ा निकालकर फिर अपने हाथ पैर भी खोल लेता है। अपना फोन उठाकर जल्दी से एक नंबर पर कॉल कर देता है लंबी लंबी सांसें लेते हुए। दूसरी तरफ 4 से 5 कार तेजी से ओबरॉय विला की ओर जा रही थी जिसमें एक कार में रियान, पूजा, बिक्की और मोहन थे। मोहन कार चला रहा था और वो रियान के इशारे का इंतजार कर रहा था और आगे वाले गाड़ी में पीछे साइड पर मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर कपूर बैठकर बातें कर रहे थे हंसते हुए। मानना पड़ेगा आपको भाई साहब, मतलब क्या प्लान था आपका? वो लड़की खुद को समझती क्या थी, आखिर उसे झुककर आपके बेटे से शादी करनी ही पड़ी। मिस्टर कपूर बोले हाँ मैं पहले सब शांत से करना चाहता था और मुझे लगता था कि राजीव अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ ही करेंगे, लेकिन एक पता चला कि उसकी शादी हो गई है किसी भिखारी के साथ, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वो लड़की मेरे बेटे का खोलना थी जिसे देखकर ही वो खुश जाता था, तो उसने किसी और शादी कैसे कर लिए भला, और मैंने धमकी दी छोटी सी और उसका नतीजा देखो, वो लड़की 2 घंटे में शादी करने के लिए वो डर से और मैंने ये आराम से कर दिखाया। मिस्टर ओबरॉय मुस्कुराकर बोले तो मिस्टर कपूर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोले आपके आगे तो सभी को झुकना ही होगा फिर चाहे वो कोई भी हो।
जिसे सुनकर मिस्टर ओबरॉय कुछ बोलते उससे पहले उनका फोन बजता है तो वे अपने पैंट की पॉकेट से फोन कर कंफ्यूज होकर कॉल रिसीव करके बोले, क्या हुआ बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम है? बहू तो ठीक है और अब एंजॉय करो ना, उसके साथ वो खाई नहीं जाएगी, वो अब हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई। मिस्टर ओबरॉय मुस्कुराकर बोले तो उबले पास बैठे मिस्टर कपूर भी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरे तरफ से विनोद ऐसा कुछ बोलता है जिसे सुनकर मिस्टर ओबरॉय के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और उनके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं और वो बोले, कार को रुके। उनके ऐसा बोलते ही उनकी कार रुकती है और फिर पीछे की सारी कारें भी रुक जाती है। कार रोककर मोहन और बिक्की पीछे सिर पर बैठे रियान को देखते हैं और फिर आगे वाली कार की तरफ से जहां का डोर खोलकर मिस्टर ओबरॉय गुस्से में आ रहे थे अपने हाथ में बंदूक लिए। लगता है इन्हें पता चल गया है हमारे बारे में भाई। बिक्की पीछे बैठे रियान को देखकर बोला। रियान सामने से आ रहे मिस्टर ओबरॉय को देखता है और फिर अपने सिर से सहरा निकालकर बोला, कार चालू रखना। इतना बोल वो कार से उतरने लगता है। उसके पास बैठी पूजा उसे हैरानी से देख जा रही थी, लेकिन वो एक नजर उसे देखता भी नहीं है और कार से बाहर चला जाता है। बिक्की अपनी बंदूक निकाल तैयार हो जाता है। पिछली गाड़ियों से बॉडीगार्ड आने लगते अपने हाथ में बंदूक लिए। रियान मिस्टर ओबरॉय के सामने जाकर खड़ा होता है तो मिस्टर ओबरॉय उसके सिर पर बंदूक पॉइंट करके बोले, ये तूने अच्छा नहीं किया लड़के, अब तू गया। इतना बोल वे गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ओबरॉय के पास फिर से कॉल आता है। इस बार वीडियो कॉल थी जिसे वे कंफ्यूज होकर रिसीव करते हैं तो वे देखते हैं कि उनके बेटा विनोद बेड पर बैठा हुआ था और कुछ लोग उसके सिर पर बंदूक ताने हुए खड़े हुए थे। ये देख वे शौक होकर बोले, विनोद बेटे, तू चाहता है कि वो सही रहे तो बिना एक गोली चलाए हमें जाने दे, वरना अपनी बेटे की लाश देखने के लिए तैयार रहना। रियान मुस्कुराकर बोला तो मिस्टर ओबरॉय उससे घूर के बोला, मुझसे पंगा लेकर तू बहुत पछताएगा लड़के, तुझे पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, तेरी भलाई इसमें कि उस लड़की को मेरे हवाले करके चला जा तो मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, वरना याद रखना ओबरॉय से पंगा लेने वाले इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते हैं। जिसे सुनकर रियान मिस्टर ओबरॉय के पास आकर उनके आंखों में आंखें डालकर बोला, और तुझे नहीं पता मैं क्या चीज हूँ, मेरे एक इशारे पर तेरी बेटे की लाश मिलेगी घर पर तुझे, और वो लड़की तुझे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अगर तूने और तेरे बेटे ने अपने कदम पीछे नहीं लिए और उस लड़की को नहीं भूला तो ना तू बचेगा ना तेरा प्यार बेटा, समझा। रियान लो बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय बस अपने दांत पीसते रह जाते हैं, जिसकी वजह थी कि अभी बाजी रियान के हाथों में, वे अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अगर उसे कुछ हुआ तो फिर वे सारी दुनिया को भी जीत ले तब भी उनकी हार होगी, इसलिए वे अभी बस रियान को घूर के रह जाते हैं बस। और रियान वायर देख मुस्कुराकर पलटने से पहले बोला, और हाँ, अगर मुझे पता चला तूने फिर से सिंह परिवार को धमकी दी तो याद रखना तेरे बेटे के साथ क्या हो सकता है वो मेरी बताओ को हल्का में मत लेना, मैं किसी को मार सकता हूँ, जब सीएम का बेटा मार दिया तो। रियान मिस्टर ओबरॉय की तरफ उनकी पॉइंट करके बोला और फाय पलट कर कार की तरफ जाने लगता है। उसके तरफ बंदूक ताने खड़े गार्ड साइड में होकर उसे जाने देते हैं, अपने मालिक का चेहरा देखकर जो गुस्से में तो बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। रियान जाकर वापस पूजा के पास कार में बैठकर बोला, चलो यहां से। जी भाई। मोहन मिस्टर ओबरॉय की हालत देखकर मुस्कुराकर कार को साइड ले जाते हुए बोला। कार जब मिस्टर ओबरॉय के आगे निकल रही थी तो वे बस रियान को घूर रहे थे और उनके आंखों में एक धमकी और बदला लेने की आग थी। रियान उनसे इग्नोर कर सामने देखने लगता है और कार वहां से चली जाती है, जिसके जाते हुए मिस्टर ओबरॉय अपने फोन में देखते हैं तो अब विनोद अकेला डरा हुआ बैठा था अपने रूम में, वो लोग जा चुके थे। ये देखकर वो गुस्से में अपना फोन नीचे जमीन पर मारकर बोले, राजीव सिंह, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, याद रखना मुझसे पंगा लेकर आज तक कोई नहीं बचा है तो तू कैसे बचेगा तीज, और तेरे प्यार परिवार को मैंने खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला, और इस लड़के को तो बहुत बुरी मौत दूंगा। मिस्टर कपूर उनके पीछे खड़े ये सब सुन रहे थे और मन में बोले, अब समझो सिंह खानदान का नामो निशान इस दुनिया में नहीं बचेगा। रियान के कार में पूजा हैरानी से रियान को देख जा रही थी जो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। क्या हुआ भाभी जी, शौक लगा आपको भाई को देखकर दूल्हे के रूप में? मोहन हंसते हुए बोला और उसकी बात सुनकर पूजा उसे देखती है जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर बिक्की भी हंसते हुए बोला, भाभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब देखो आपकी शादी भाई से हुए हैं, ये सब भाई का प्लान था, उन्होंने आपकी शर्त पूरी की, आपकी शादी भी उस विनोद से नहीं होने दी और आपके पास भी आए पर आप उन्हें पकड़ नहीं पाए। बिक्की हंसते हुए ही मोहन के हाथ से पर हाथ मार कलर ताली बजाते हुए बोला। मोहन भी हंसते हुए कार चलाकर बोला, क्या भाभी आपने इतनी मेहनत की, हर जगह हर इंसान में भाई को ढूंढा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगा लेती कि क्या पता आप जिसे शादी कर रही है वो ही तो आपके पति नहीं है।
दोनों की बातें सुनकर और उन्हें अपने ऊपर इस तरह जानते हुए देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और बिक्की की कमर से बंदूक निकालकर रियान के सिर पर उसे पॉइंट क्लर्क बोली, कार रोको वरना इस आदमी को गोली मार दूंगी। जिसे देखकर मोहन जल्दी से कार रोक देता है। भाभी आप ये क्या कर रही है, वे आपके पति हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती है। बिक्की बोला तो पूजा गुस्से में बोली, नहीं ये मेरा पति रियान नहीं है, ये तो वो खूनी है जिसे जेल में होना चाहिए और इसने मेरे साथ दिखे से शादी की है, मैं इस शादी को नहीं मानती, इस गिरफ्तार कराकर इस सजा दिलाना ही मुझे। पूजा गुस्से में ही बोली और उसकी बात सुनकर मोहन और बिक्की एक दूसरे को देखते हैं परेशान होकर और फिर रियान को देखते हैं जो अभी भी आंखें बंद कर बैठा हुआ था आराम से। पूजा रियान को ऐसा करते हुए देखकर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर बोली, अब ये नाटक बंद करो मास्क मैन, तुम्हारा खेल खत्म, चुपचाप मेरे साथ पुलिस थाने चलो वरना मैं तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ। ये मत सोचना कि हमारी शादी हो गई तो मैं तुम्हें सजा नहीं दिलाऊंगी, तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें तब तक अपना पति नहीं मानूंगी जब तक तुम अपने किए की सजा नहीं काट लेते, तब तक मेरे नजरों में तुम सिर्फ खूनी जिसे मैं सजा दिलाकर ही मानूंगी, समझे। इतना बोल वो मोहन की तरफ देखकर बोली, चुपचाप कार को पुलिस थाने लेकर चलो और कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे इस भाई के सिर में छेद कर दूंगी, समझे। पूजा की बात सुनकर मोहन डरते हुए जी भाभी बोलकर कार चालू करके उसे पुलिस थाने की तरफ ले जाने लगता है। परेशान होकर बिक्की तो बस हैरानी से पूजा को देख जा रहा था। भाभी जी तो बहुत खतरनाक है यार, मतलब 1 मिनट में इन्होंने पूरा खेल पलट दिया, जीते हुए बाजी हार गए भाई तो, और भाभी जी हार कर जीत गई और वे लोग अब बस देखते रह सकते हैं, क्या करे वो, इन्हें चोट भी नहीं पूजा सकते हैं। पूजा उसके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें क्या लगा कि इस तरह के खेल खेलना सिर्फ तुम्हारे भाई को भी आते हैं। इतना बोल वो रियान को देखने के लिए अपना सिर मोड़ती है तो वो आंखें खोलकर उसे ही देखे जा रहा था। उसके आंखों में कोई मुसीबत या डर नजर नहीं आ रहा था और पूजा कुछ समझी या बोलती उससे पहले रियान एक झटके में उसके हाथ से बंदूक छोड़ाकर उसके पीछे सा हिस्सा पूजा के सिर पर मार देता है और उसके ऐसा करते ही सभी शोक रह जाते हैं। पूजा बस रियान को देख बेहोश होकर साइड में गिरने लगती है तो रियान उसे पकड़कर खुद से चिपकाकर मोहन को देखता और उसका इशारा समझकर मोहन शोक से बाहर आकर कार को वापस पुरानी बिल्डिंग की ओर मुड़ देता है। रियान के साइन चिप की लड़की को देखकर बिक्की अपने माथे से पसीना साफ करके बोला, भाई आपको पूरी दुनिया में ये लड़की मिली हमारी भाभी बनाने के लिए, मतलब यार ये बहुत खतरनाक है, एक पल के लिए हमारी सांसें रुकने वाली थी, उन्हें देखकर लग रहा था कि वे आपको गोली भी मार सकती है। हाँ भाई बिक्की सही बोल रहा है, मुझे तो लग रहा था कि कहीं आपको फिर से लॉकअप में बंद ना कर दे और साथ में हम भी, मोहन डरते हुए बोला। और उन दोनों की बात सुनकर रियान अपना सिर नीचे करके पूजा को देखता है जो अभी कितने आराम से उसके सीने छाई हुए थी पर होश में आते ही अलग रूप लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।